पैसे देने में गायब, सर मैं क्या कर सकती हूँ, और फोन काट दिया। कस्टमर को बेवकूफ समझ रखा है। 1.20 से 2.5 लाख रुपए कैसे हो गए भाई? ये फिर हेरा फेरी थोड़ी ही है कि पैसा अपने आप डबल हो जाए। तुम बदतमीजी करोगे, हम करेंगे, और लुटता रहता है, खून खौलवा देगा। बहुत सुअर आदमी होता है ये। और मक्कारी सस्ती रहेगी। अब मिलते हैं वेनम से, वो मासूम जो इस दरिंदगी का शिकार हो गया। कोई तो इन दोनों में से बहुत बड़ा बेवकूफ है। मत करवाइए, हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि हमारा तो ये रोज का है। बदकिस्मत वेनम बेचारा, क्योंकि ये लाइन बाइनरी है। जब इनकी फटती है ना तो ये एक दूसरे पे इल्जाम डालने लगते हैं। मैंने बोला उससे, तूने तो सर्वेयर को कॉल तक नहीं की। लेकिन जो महीनों तक एक आम आदमी की मेंटल हेल्थ का जनाजा निकल जाता है, उसका क्या? एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, सोच के जवाब देना। आपने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? घर, गाड़ी, फोन? अब एक दूसरा सवाल, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील करोगे जब आपकी ये महंगी चीज छीन ली जाए या तोड़ दी जाए और आप कुछ ना कर पाओ। यही हो जाता है कई लोगों के साथ कार इंश्योरेंस के खेल में। आज मैं वो दिखाऊंगा जो कोई कार रिव्यू वाले नहीं दिखाते। सब आपको गाड़ी के 40 फीचर्स दिखाते हैं। बिल जो एक्सीडेंट के बाद आता है वो कोई नहीं दिखाता। मैं वो बिल मल्टीपल टाइम्स अपनी आंखों से देखा है। और एक और बंदे की कहानी भी लाया हूं जिसकी 33 लाख की गाड़ी के साथ इससे भी बुरा हुआ। तो चाय बना लो मित्रों, क्योंकि ये जानकारी बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी है या होगी। 10 से 50 लाख रुपए तक बचवा दूंगा मैं आपके, ये वीडियो देखते रहो। चलो सीधा प्रूफ से शुरू करते हैं, बिना किसी बकवास के। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अपनी ही इंश्योरेंस के लिए कॉल किया, आवाज आई पेमेंट के लिए 1 दबाएं, क्लेम के लिए 2 दबाएं। मैंने 1 दबाया। पेमेंट, मैं उन्हें पैसे देना चाहता हूं। पेमेंट का मतलब हो गया मैं उन्हें पैसे देना चाहता हूं। 1 रिंग, सिर्फ 1 रिंग गई है दूसरी साइड। उधर से आवाज आती है, हाँ जी सर बोलिए। सर इतनी इज्जत, जैसे मैं उनका जीजा हूं। फोन रखा, दोबारा कॉल किया, इस बार 2 दबाया क्लेम के लिए। मतलब मुझे मेरा पैसा चाहिए। खामोशी। आपका कॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो उधर से आवाज आ रही थी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी ने उठाया ही नहीं। और ये एक बार का तुक्का नहीं है, मैंने ये चीज 3 बार ट्राई किया, तीनों बार यही हुआ। पैसे लेने में तुरंत, पैसे देने में गायब। और यहीं से एक बात दिमाग में बिठा लो आप, ये बहुत पूरी वीडियो का सार है, ये सब बाय डिजाइन है। समझो जरा, एक कंपनी है, आप हर साल उसे पैसे देते हो, मतलब प्रीमियम, टाइम पे बिना नखरे। एक दिन लेट हो जाओ तो पॉलिसी लैप्स, गाड़ी सड़क पे लीगल, चालान रेडी। उनका पैसा लेने के लिए उनके पास सारे तरीके हैं, सारे हथकंडे हैं। सर यूपीआई, सर डेबिट कार्ड, सर ईएमआई, सर ऑटो डेबिट। और जिस दिन आप अपना पैसा मांगो, वही पैसा जो आपने आपातकाल के लिए रखा था, उस दिन क्या होता है? उस दिन पूरी कंपनी, पूरी इंश्योरेंस कंपनी अचानक बफरिंग पे चली जाती है। ऐप पे एक स्टेटस दिखता है, जो पॉलिसी बाजार का ऐप है उसकी कहानी भी सुनाता हूं आपको। उस पे फाइनल सर्वे रिपोर्ट सबमिटेड, ग्रीन टिक आता है। वाह, मैंने कहा सबमिट हो गई रिपोर्ट, मैं खुश। अगले दिन देखता हूं वही ग्रीन टिक तुम्हारा, लेकिन डेट आज की। उसके अगले दिन देखता हूं डेट फिर आज की। भाई ये रिपोर्ट रोज सबमिट हो रही है, ये ट्रैकर का फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर है एक बटन इमीडिएट कॉल वाला, मैंने दबाया, कॉल लगी, कनेक्ट भी हुई। मैं सुन सकता हूं पीछे कॉल सेंटर का शोर, लोग बातें कर रहे हैं, कोई चाय की सिप मार रहा है। किसी ने हैंडसेट उठाया और फोन काट दिया। काट दिया। सिंसियरिटी देख रहे हो आप इन लोगों की। फिर मैंने एजेंट से बात करी, ये पॉलिसी बाजार के एजेंट की बात कर रहा हूं मैं, आपको सबकी बातें बताऊंगा मैं। वो एकदम हेल्पलेस। मैंने कहा सर्वेयर फोन नहीं उठाता, मेरा क्लेम है, आप एस्केलेट करो। उधर से जवाब मिला, सर मैं क्या कर सकती हूं, और फोन काट दिया।
अब सुनो, गलती उस लड़की की नहीं है, कंपनी ने उसे ट्रेन ही ऐसे किया है, उसे पावर ही नहीं दी गई कुछ करने की। क्योंकि अगर वो कुछ कर देती तो कंपनी का पैसा लग जाता, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे पैसा देना पड़ता। मैं क्या कर सकती हूं, ये उस एक इंसान का जवाब नहीं है, ये पूरी कंपनी की एक पॉलिसी है और इसमें सब लोग मिले हुए हैं, पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस गराज वगैरह, सबकी बातें बताऊंगा मैं आपको। साफ बात है, इन्होंने कस्टमर को बेवकूफ समझ रखा है। इनका प्लान यही है, ये थक जाए, 2 महीने बाद खुद मान जाए, छोड़ देगा। और सच बताऊं, 90% लोग इनसे लड़ना छोड़ देते हैं। जो कंपनी देती है वही बेचारे चुपचाप ले लेते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है, आपकी थकान मतलब उनका प्रॉफिट। और फिर 3 महीने बाद मेरे साथ क्या हुआ, रात के 8:30 बजे एक SMS, पैसे आ गए। मैंने मांगा था पूरा पैसा, आया उससे कम, बाकी के पैसे गायब। क्यों काटे किसी ने नहीं बताया, ना ईमेल, ना कॉल, ना एक SMS। पता कब चला, जब पैसा अकाउंट में आ गया। यानी जिस फिगर पे वो मुझसे गिड़गिड़वा रहे थे, वो फिगर भी उन्होंने मुझे पहले देखने तक नहीं दिया। फैसला हो गया, मुझे शामिल तक नहीं किया। और इस सब के बाद एक और कॉल आता है, पता है क्या कहने के लिए, सर आपने फीडबैक बैठ दी है, थोड़ी अच्छी कर दीजिए ना। मैं सबकी बातें बताऊंगा, आपकी डिटेल में पूरी स्टोरी और बताऊंगा। अच्छी फीडबैक मांग रहे हो, मैंने 3 महीने तुम्हारी कंपनी के पीछे चप्पल घिसी, तुमने मेरे पूरे पैसे वापस नहीं किए और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें 5 स्टार दूं। तो जब मैं कहता हूं ना, पैसे लेने में तुरंत, देने में गायब, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये सब मेरे साथ हुआ है। अभी एक कहानी सुनाई है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक वाली कहानी तो बाद में सुनाऊंगा। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास शायद ये हो चुका है, तो आप भी इंटरेस्ट से सुनो। 1 मिनट रुको और ये सुनो। चलिए ऐड देखते हैं, चलिए ऐड देखते हैं, चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में GPU, रैम, SSD सब चीज़ों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है, इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द PC बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू GPU हो, सेकेंड हैंड यूज GPU हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब। ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है, बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स के बाद आपको YouTube रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, 100% रिफंड। अब 1 मिनट के लिए सोचो, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं आपसे, 1 मिनट के लिए सोचो, जिसकी पूरी 20 से 50 लाख की गाड़ी तबाह हुई हो, उसके साथ ये लोग क्या करते होंगे। और ये हर एक चीज़ जो मैंने बताई, ये गलती से नहीं होती। ये सिस्टम इसी तरह बनाया गया है, एक ही मकसद से कि आप हार मान लो। ये बाय डिज़ाइन है। तो आज मित्रों, मैं आपको ये पूरा खेल दिखाता हूं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, कौन इसे चलाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगली बार आप कैसे नहीं फंसोगे, इन्हें आप उल्टा कुचल दोगे। एंड तक रुको, एक सर्वाइवल गाइड भी है, बिल्कुल फ्री, इसी वीडियो में बताऊंगा, जो आपको लाखों बचा सकती है, या आपके किसी जानने वाले के। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम शुरू से समझते हैं, और गेम शुरू होता है इंश्योरेंस से नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। सबसे पहला हाथ आपकी जेब में घुसेड़ता है काटने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं डालती। सबसे पहला आपकी जेब में हाथ डालता है गैराज, जहां आपकी गाड़ी सही होने गई है। और ये पॉइंट ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आप पर तब भी लागू होता है जब आपने जिंदगी में कभी क्लेम लिया ही ना हो इंश्योरेंस कंपनी से। आप गैराज तो जाते होगे ना, साल में एक बार कार सर्विस के लिए जाते होगे, तो भी आपको टारगेट बनाया जाता है
कभी ऐसा फील हुआ है कि ये सालाना सर्विस पे भी मुझसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं? मेरे साथ क्या हुआ वो सुनो आप। मेरी गाड़ी का पहला एक्सीडेंट, गाड़ी से गाड़ी टकराई, फ्रंट तो मेरा गया, कैशलेस इंश्योरेंस था, जीरो डेप। मैं गया गराज, बंदा एकदम प्यार से मिला, सर बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये गराज वाले गाड़ी देने जाओ तो बड़े प्यार से बात करते हैं, बाद में ये सब भूल जाते हैं। उसने एस्टीमेट बनाया 1,20,000 का, ठीक है। मैंने कहा चलो, गाड़ी लेने गया तब बिल था 2,50,000 का। 1,20 से 2.5 लाख रुपए कैसे हो गए भाई? ये फिर हेरा फेरी थोड़ी ही है कि पैसा अपने आप डबल हो जाए। एस्टीमेट तुमने बनाया था, तुम एक्सपर्ट हो, गाड़ी देख के बनाया था, तो 2 गुना कैसे हो गया? आगे अगर ऐसे ही होता है तो एस्टीमेट का क्या मतलब है? तुम तो कैसे भी पैसे बढ़ाते जाओगे, 2.5 से तुम 4 लाख कर दोगे। मजाक चल रहा है क्या? ये जो एंड पे सरप्राइज मिलता है ना, ये जो बढ़ा के बिल आपको मिला एंड में, पहले कम बताया फिर बढ़ा, ये गलती नहीं है। कोई बिल गलती से डबल नहीं होता, ये सोच समझ के किया जाता है ताकि एंड पे आप फंसो। गाड़ी वापस चाहिए अपनी, लड़ने का वक्त नहीं है। काम धंधा करना चाहते हो तो चुपचाप पे कर दो, ये बाय डिज़ाइन है। उन्हें पता है आप बिजी हो, नहीं लड़ पाओगे, नहीं इसमें दिमाग मार पाओगे, यही तो हम करेंगे, तो हरा देंगे। अब इनका प्रॉफिट आता कहाँ से है? आपको लगता है नए पार्ट्स बेच के उस पे लेबर चार्ज करके आधा सच है ये आधा सच है। असली खेल ये है, उसने वो पार्ट्स भी बदल दिए जो बिल्कुल सही थे। मेरे केस में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी चीज़ों पे तो मैं कैलकुलेटिंग करूंगा। मैंने बैटरी पे निशाना मारा, बाकी चीज़ों का मैं क्या करूंगा। बैटरी, मेरी कार बैटरी जो आगे 5 साल और चली, जब मैं उनसे मांग के लाया एकदम ठीक थी, उसने निकाल के रखी हुई थी, बिना ज़रूरत के निकाल दी। डबल प्रॉफिट, एक मुझसे नई बैटरी के पैसे, दूसरा मेरी पुरानी सही बैटरी वो अपने पास रख लेता या किसी और गाड़ी में लगाता, उसके पैसे वो अलग लेता। ये बैटरी वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट करके ये मांग ली थी। बैटरी पूरे 5 साल चली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 5,000 रुपये का पार्ट है, सोचो बाकी के लाखों रुपए के पार्ट्स के बारे में। डबल प्रॉफिट होता है इनका। क्यों नहीं घपला करेगा गराज आपके साथ? आप खुद ये बात सोचो। और ये बात 90% लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहता हूं भाई जो पुराने पार्ट्स निकाले वो मुझे दे दो, लेकिन कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता। जो पार्ट्स निकाले हैं तुम रख लो, बस मेरी गाड़ी सही करके दो। एक अलग से बात बताता हूं, जो लोग सालाना सर्विस कराने जाते हैं, सर डायग्नोसिस करवा लेते हैं, लैपटॉप लगाएंगे, प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। आपके साथ भी हुआ होगा, लैपटॉप लगा रहा होगा, 1,000-1,200 रुपए का बिल और बढ़ा दिया। भाई डैशबोर्ड पे कोई वार्निंग आई थी, कोई इंजन वार्निंग या कुछ नहीं, तो लैपटॉप लगा के क्या ढूंढ रहा भाई? जब गाड़ी में कुछ है ही नहीं तो लैपटॉप लगा के तुम कुछ नहीं उखाड़ रहे हो। बस हर गाड़ी पे ये चार्ट डिफॉल्ट में ठोक दिया जाता है। अगली बार ट्राई करना और पूछ लेना आप उससे, वार्निंग लाइट आई थी क्या डैशबोर्ड पे? बंदा खुद ही बोल देगा अरे नहीं सर कोई बात नहीं, चलो रहने दो, ज़रूरत नहीं है। सीधे आपके 1,000-1,200 बच गए। और बताऊं, 500 रुपीज़ में गाड़ी स्कैन करने का आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ब्लूटूथ OBD2 डिवाइस आती है मार्केट में 500 रुपये की, वो भी स्कैन कर लेती है। जो भी गाड़ी आप चला रहे हो उसके डैशबोर्ड के नीचे एक 16 पिन का पोर्ट होता है, उसमें ये स्कैनर घुसाओ और अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो। फ़ोन पर आप ऐप खोलोगे आप, और गाड़ी का पूरा कच्चा चिट्टा आपकी फ़ोन पे दिखाएगा। ये 500 रुपये में हो जाता है। अगर डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट आई थी, वो खुद बता देगा कि कोड P0420 है, मतलब ऑक्सीजन सेंसर में गड़बड़ है। ये 500 रुपये वाली डिवाइस की मैं आपको बात बता रहा हूँ। टॉपिक पे वापस आ जाओ, आप इधर उधर मत जाया करो 500 रुपये की डिवाइसेस में। अगर आप गुस्सा होते हो ना गराज पे कि ये इतना कैसे मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा, तो गराज वाला और मक्कारी करके दिखाएगा। कस्टमर को डराओ धमकाओ, गाड़ी नहीं देंगे, पूरे पैसे दो, और देखते देखते धमकाने के लिए 25,000 का बिल अगर है किसी का तो वो 40,000 बन जाता है। वो चेंज कर देगा बिल, दोबारा नया बिल देगा। 40 दोगे आप तुम, ये दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम बदतमीजी करोगे, हम करेंगे। तुम क्या कर लोगे? आप डर जाओगे कि ये 40 का 60 ना बढ़ा दे। अब आप घुटनों के बल आओगे और 25 मांग रहा था तो 25 दोगे, जो कि 25 सही नहीं थे।
कभी गराज में बैठ के आप देखना, वहाँ सब लोग बैठे होंगे, तो कोई ना कोई बंदा आपको चिल्लाता हुआ मिल जाएगा या बहस करता हुआ मिल जाएगा कि ये इतना बिल कैसे आया। मैं मुझसे 25 मांगे थे, 12 दे के आया था मैं, और आज भी मानता हूँ कि वो 12 भी नहीं बनते थे। 25,000 की बहस आपसे करेगा छोटे लेवल का आदमी। जब आप उसका खून पी लोगे कि मैं नहीं दूंगा तुझे इतने पैसे, तब आपको केबिन में मैनेजर के पास ले जाएगा। छोटा आदमी बदतमीजी करेगा जिसे आप बहस कर रहे हो, केबिन में बैठा मिलेगा एकदम शरीफ मीठा आदमी जो गराज का बॉस लगेगा आपको, वो टेबल के पीछे होगा, एग्जीक्यूटिव चेयर पे बैठा होगा, प्यार से कहेगा वो आपसे, आप ही बताइए सर क्या करना है। उसने कहा, मैंने कहा 5,000 दूंगा बस, इतने ठीक है, इतने ले ले। 12,000 पे हमारी 2 मिनट के अंदर फैसला हो गया। गुड कॉप बैड कॉप खेलने ही है, दोनों एक ही टीम है, दोनों का एक ही मकसद है, मेरी जेब काटना। अब आप सोचोगे यार तुमने ये सब इतने डिटेल में पता कैसे चला कि ये गराज, इंश्योरेंस कंपनी, सबका क्या खेल होता है। एस्टीमेट, पार्ट्स, प्रॉफिट, मक्कारी, ये तो अंदर की बातें हैं ना। बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। इस सवाल का जवाब एक आदमी है। जो मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था, उस गराज में एक बंदा था जिसने मेरी गाड़ी का केस संभाला था। उस बेचारे के साथ क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया, वो अस्पताल में भर्ती था, और जब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उस गराज ने उसे काम से निकाल दिया। हॉस्पिटल के बिस्तर पे है वो, और उसे काम से निकाल दिया, फायर्ड। अब सोचो उस आदमी के बारे में जिस कंपनी के लिए दिन रात काम किया, उसने उसे निकाल दिया, तो वो उनके खिलाफ हो गया और उसने हमें सब कुछ बता दिया। हम नहीं पूछ रहे, वो और बता रहा है हर एक ट्रिक। ये फोटो क्यों नहीं डाल रहा है ये बंदा, ये तुमने क्यों नहीं बता, ये तुम्हें क्यों नहीं बता रहा, ये बिल इतना हो ही नहीं सकता, चैलेंज करो आपसे, अपने पुराने पार्ट्स मांगो, एक एक स्टेप बता रहा है। हम नहीं पूछ रहे उससे, वो खुद आके बता रहा है। अंदर का आदमी जो अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ हो जाए, ऐसा बहुत बहुत कम होता है। मैं लकी था मैं लकी था, मैं सीखना चाहता हूं तो वो सिखा रहा था मुझे, उसने जो सिखाया वही आज मैं आपको बता रहा हूं। और इनकी सोच आप समझ लो, इन्हें लगता है ये बंदा लाखों की गाड़ी चला रहा है, पैसे हैं इसके पास, ये मतलब हजारों दे जाएगा, 2-4 लाख निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और ये भी याद रखो, आजकल डीलरशिप गाड़ी बेच के पैसा नहीं कमाते, असली पैसा उनका कार सर्विस में है। वहां कस्टमर कुछ नहीं समझ पाता और लुटता रहता है। अब याद रखना, ये सब छोटे बिल्स थे, 30,000, 12,000, 2.5 लाख। आप कहोगे 2.5 लाख भी छोटा बिल होता है? हाँ जी सर, छोटा बिल होता है। 10, 20, 30 लाख के बिल बनते हैं। आंख बंद करके ये पूरा खेल एक 30 लाख की गाड़ी पे आप स्केल करके सोचो, जो ईवी गाड़ी है और बैटरी गाड़ी की आधी कीमत होती है, जहां एक दरवाजे की जगह लाखों का सेंसर सिस्टम है। मतलब ये गाड़ी बहुत फीचर रिच है। लूटने के चांसेस, लूटिंग के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। गराज इसे खाली कर देगा ऐसे बंदे को। और ठीक यहीं एंट्री होती है हमारे दोस्त वैनम की, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जिसकी 33 लाख की गाड़ी के साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो हुआ। पर वो कहानी थोड़ी देर में। पहले एक और किरदार से आपको मिलवाता हूं, वो बंदा जो डिसाइड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा और जो आपका खून खौलवा देगा। बहुत सुअर आदमी होता है ये। तो हमने देखा गराज आपकी जेब काट रहा है। अब आप सोचोगे ठीक है, पर इंश्योरेंस कंपनी तो है ना यार, गराज तो है ही मक्कार। वो तो मेरी तरफ है इंश्योरेंस कंपनी, उनका बंदा आएगा, गाड़ी देखेगा, सच बोलेगा। ये बंदा होता है सर्वेयर, और पेपर पे ये न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट लगता है। आपकी गाड़ी का एम्पायर जो आके डिसाइड करेगा आपको कितना पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एम्पायर कौन है? एम्पायर है ऑस्ट्रेलिया का कोच, और उसकी अगली मैच की नौकरी भी तभी पक्की है जब ऑस्ट्रेलिया खुश हो। आपको लगता है वो आपकी यानी इंडियन प्लेयर की एलबीडब्ल्यू की अपील सुनेगा? खुद फैसला करो। यही है सर्वेयर। अब ध्यान से सुनना, सर्वेयर को अपॉइंट कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। पैसा कौन देता है सर्वेयर को? इंश्योरेंस कंपनी। और अगला काम मिलेगा या नहीं
वो कौन डिसाइड करता है? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बंदा न्यूट्रल हो सकता है? नहीं भाई साहब, ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। अब सुनो, आपके होता क्या है, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ 1 लाख का, असली जेन्युइन 1 लाख का नुकसान है। सर्वेयर आता है, अगर वो पूरा 1 लाख लिख दे, इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख देना पड़ेगा। अगर वो रिपोर्ट में लिख दे 70,000, कंपनी के 30,000 बच गए और कंपनी खुश। और कंपनी खुश मतलब अगली गाड़ी का सर्वे भी इसी को मिलेगा, इसी सर्वेयर को मिलेगा, बोनस मिलेगा इस सर्वेयर को, इनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। तो इसका पूरा इंसेंटिव, सर्वेयर का पूरा इंसेंटिव क्या है? आपको कम पैसे देना। जो बंदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा सकता था, वही बंदा लगाया गया है कि आपको कम से कम पैसे दे। अब आप बोलोगे भाई ये सब तुम कह रहे हो, सबूत क्या है? हो सकता है सर्वेयर ईमानदार आदमी होता हो, है नहीं? तुम्हें गुस्सा आ रही है तो तुमने उसे कह दिया कि ऐसा है वैसा। बिल्कुल सही सवाल है आपका। IRDAI बोले तो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर पुलिस, इन्होंने एक बड़ी कंपनी को पकड़ा, गो डिजिट। और पकड़ा क्या? उनकी कंपनी का लिखा हुआ रूल, पेपर पे लिखा हुआ रूल, उनके पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सर्वेयर को बोनस मिलता था अगर वो क्लेम कम करके पास करे। मतलब जितना कम दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंसेंटिव। और ये मैं बना के नहीं बोल रहा, IRDAI ने अपने ऑर्डर में शब्दों में लिखा है कि ये स्कीम सर्वेयर के जजमेंट में बायस पैदा करने लायक है कि सर्वेयर कम पैसा आंकेगा ताकि ज़्यादा बोनस कमा सके। ये उनके अपने शब्द हैं, रेगुलेटर के ऑफिशियल ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, कोर्ट स्टैम्प वाली बात कर रहा हूं मैं, ये कोई ब्लॉग वाली बात नहीं है। तो वो न्यूट्रल एक्सपर्ट वाला ड्रामा जो चलता है, सर मैं तो बस ऑनेस्टली एसेस करने आया हूं सर। आपको भी लगता होगा सर्वेयर है, ये सही में करेगा एसेस। अपने कागज़ में ही पकड़ी गई उसकी बात, अपनी कंपनी के कागज़ों में। और देखो ये पेज पढ़ते पढ़ते मुझे क्या मिला, ये जो RDI का मैं आपको पेज दिखा रहा था, इसमें क्या मिला है मुझे नहीं पता था कि IRDAI ने ये भी कह रखा है। ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैं बड़ा खुश हुआ इसे देख के। पहले ये पार्ट वीडियो में नहीं होने वाला था, लेकिन अब होगा। इसके बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। अब सबसे मजे की बात, इतनी बड़ी चीज पकड़ी गई, डॉक्यूमेंटेड, इलीगल, करोड़ों का खेल है। सजा कितनी हुई गो डिजिट को? 5 लाख रुपए। दोबारा बोलूं, 5 लाख रुपए। एक कंपनी के लिए जो करोड़ कमाती है, भाई ये सजा नहीं है, ये मजाक है उनके लिए, ये उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। वो करते रहेंगे ये हरकतें, और कर रहे हैं। जब पकड़े जाने की सजा इतनी सस्ती हो तो पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं रहता। रिस्क लो, कमाओ करोड़, पकड़े गए तो चिल्लड़ दे दो फाइन के तौर पे। ये बाय डिजाइन है, सिस्टम ने खुद डिसाइड किया है कि ईमानदारी महंगी और मक्कारी सस्ती रहेगी। इसमें IRDAI जो हमारी मदद के लिए था, उसके बारे में भी मैं यही कह रहा हूं। इतना कम आप फाइन लगाओगे तो क्या सजा दिया आपने? अब दोनों किरदार आप जोड़ दो, गराज और सर्वेयर। आपको लगा ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे ना? मतलब गराज वो चीज़ है जो ज़्यादा बिल बनाना चाहता है, सर्वेयर वो चीज़ है जो बिल को काटना चाहता है। बीच में आपको सही मिल जाएगा, है ना? बहुत भोले हो आप। बहुत बार ये दोनों मिले होते हैं। गराज पैडिंग वाला बिल बनाता है, सर्वेयर जिसे अपनी रिपोर्ट भी बनानी है उसको मैनेज कर लिया जाता है। मैनेज का मतलब आप समझ रहे हो ना? और वो वही इन्फ्लेटेड बिल पास कर देता है। और कभी कभी तो उल्टा सर्वेयर ही गराज को इशारा कर देता है, इतना डाल दो, पास करवा दूंगा मैं। दोनों का कमीशन, दोनों भाई कमाएंगे, दोनों का फायदा। मतलब गराज का फायदा करवा रहा है तो कुछ तो सर्वेयर का भी बनता है ना, कुछ तो कमीशन चाहिए ना मुझे भी। पर एक बार, सिर्फ एक बार मैंने उल्टा देखा। मेरे अपने केस में एक सर्वेयर आया जो रिटायर होने वाला था, बस थोड़े महीने बचे थे उसकी नौकरी के, और उसने बढ़े हुए बिल पे क्लेम पास करने से मना कर दिया। मतलब थोड़ा तो उसने पास कर दिया, बहुत सारा अमाउंट वो पास नहीं कर रहा था। अब जिन पार्ट्स पे क्लेम पास नहीं हुआ वो किसकी जेब से जाएंगे?
मेरी जेब से जाएंगे ना। मतलब जहां मेरे 10,000 से कम खर्चा होता वहां मुझे अब 40,000 देने पड़ेंगे। अब वो अचानक ईमानदार कैसे हो गया? उसे डर था अगर रिटायर होने के बाद उसके काम पे इंक्वायरी बैठ गई, कोई पुराना केस खुल गया, हाल फिलहाल का केस खुल गया, तो फंसेगा वो। नौकरी जा चुकी होगी पर जांच पीछे आ सकती है। तो उसने सोचा अब रिस्क मैं नहीं लूंगा, ये कुछ ज़्यादा ही गराज वाले बागी हो रहे हैं, इतना नहीं करूंगा मैं, पेंशन के साथ पंगा नहीं करूंगा। और ये वाला बिल डबल कर रखा था एस्टीमेट से, तो इंश्योरेंस कंपनी के कान वैसे ही खड़े हो रखे होंगे। और ये मुझे गराज वाले ही बता रहे हैं कि कुछ क्लेम्स क्यों नहीं पास कर रहा ये वाला सर्वेयर। हम उसे पटा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहा है। अब हुआ क्या कि गराज वाले भी चाहते थे कि हम बिल बढ़ा दें, लेकिन कस्टमर को पैसे इतने नहीं देने पड़े, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना पड़े, क्योंकि 40,000 कस्टमर से मांगोगे तो वो लड़ जाएगा, हाथापाई पे उतर आएगा। तो अब ये भुगतान थोड़ा गराज करेगा और थोड़ा कस्टमर, लेकिन कस्टमर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उससे गराज के लालच और सर्वेयर के ना बोल लेने की वजह से ये पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये दोनों बिल बढ़ाने वाले और पैसा घटाने वाले एक ही मकसद के लिए खेलते हैं, और वहां जो होता है ना वो इतना घटिया है कि जब आप समझोगे आपका मुंह खुला रह जाएगा। मतलब आपका नुकसान होने पे आएगी ना बात, तो बहुत हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं टोटल लॉस की, और वहीं पे एंट्री होगी हमारे उस 56 लाख रुपए के बिल वाले दोस्त की। 33 लाख की गाड़ी, 56 लाख का रिपेयर का बिल। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहले समझो टोटल लॉस। सुनने में क्या लगता है? आपका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बुरी तरह टूटी, कंपनी आती है और कहती है सर रहने दो, इसे ठीक करवाने से अच्छा हम आपको पूरा पैसा दे देते हैं, आप नई गाड़ी ले लेना। वाह क्या बात है! पहली बार ऐसा लग रहा है इनके मुंह से जैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कंपनी मेरे साथ खड़ी है। चलो एक बार तो मैं जीत गया। फिर से मैं कहता हूं बहुत भोले हो आप। पहले आप रूल समझो, ये मैं बना के नहीं बोल रहा। इंडिया में टोटल लॉस एक पक्का रूल है, IRDAI की पॉलिसी में लिखा हुआ। अगर आपकी गाड़ी का रिपेयर का खर्चा गाड़ी की आज की वैल्यू का 75% पार कर जाए तो कंपनी उसे टोटल लॉस डिक्लेयर कर सकती है। अब दो शब्द नोट कर लो, पूरा खेल इन पे घूमेगा। IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये आपकी गाड़ी की आज की कीमत है जो हर साल गिरती जाती है। आपने 33 लाख की नई गाड़ी ली थी, 2 साल बाद IDV शायद 20 लाख हो जाए। ये वो नंबर है जिस पे पूरा सेटलमेंट होता है। दूसरी चीज है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। ये एक एड ऑन होता है। इंश्योरेंस आप लेते हो ना, तो कई चीज़ें उसमें नहीं मिलती हैं, तो आपको एड ऑन अलग से खरीदने पड़ते हैं, जिसमें आपको IDV नहीं बल्कि पूरा पैसा वापस मिलता है जो आपने नई गाड़ी लेने में खर्च किया था। यानी कि पूरे, अगर 33 लाख की गाड़ी ली थी, पूरे 33 लाख मिलेंगे। याद रखना, RTI को टोटल लॉस की कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये 75% की लाइन ये फिक्स्ड नहीं बिहेव करती, क्योंकि नंबर कौन बनाता है? सर्वेयर। और सर्वेयर किसका आदमी है? अब तक तो आप समझ ही गए होगे, इंश्योरेंस कंपनी का आदमी है, आपकी तरफ से नहीं खेल रहा वो। तो कंपनी हर केस में एक ही सवाल पूछती है सर्वेयर से, हमारे लिए सस्ता क्या है, गाड़ी रिपेयर करवाना या टोटल लॉस देना? और उसके हिसाब से लाइन इधर उधर हो जाती है, वो नंबर घुमा देगा। अगर आपके पास RTI है और टोटल लॉस देना कंपनी के लिए महंगा पड़ेगा, तो सर्वेयर एस्टीमेट को जादू से 75% के नीचे ले आता। अरे ये तो रिपेयर हो जाएगा बस इतने में, टोटल लॉस के पैसे नहीं दिए, आपको फिर से वही टूटी फूटी गाड़ी जोड़ के टेप से चिपका के पकड़ा दी। और अगर रिपेयर महंगा है पर IDV सस्ता पड़ता है, तो फट से टोटल लॉस डिक्लेयर करके आपको गाड़ी की आज की कीमत, जो कि शायद बहुत कम हो गई होगी क्योंकि शायद आपको गाड़ी लिए हुए कुछ साल बीत गए होंगे, फटाक से पकड़ा देगा कम कीमत। देखा, दोनों ऑप्शन में आप हारते हो। जो नंबर आपके हक में होता है वही नंबर कभी नहीं चुना जाता। गराज चाहता था बिल बड़ा हो, सर्वेयर चाहता था कंपनी के पैसे बचें, और ये दोनों की लड़ाई उस 75% लाइन पे आके एक हो जाती है।
आपके खिलाफ। अब मिलते हैं वेनम से, वो मासूम जो इस दरिंदगी का शिकार हो गया। भाई मान गया आपको जो यहाँ तक वीडियो देख ली। इसी खुशी में लो अब ऐड देखो। आज के वीडियो का स्पॉन्सर मैं खुद हूं। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2026 में जीपीयू, रैम, एसएसडी सब चीजों के प्राइसेस डेली बढ़ रहे हैं। सीमित वित्तीय सीमा वाले भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति दयनीय है, अर्थात इंडियन बजट गेमर की वाट लगी पड़ी है। और इंडिया में पीसी बिल्डिंग का रूल है सेकंड चांस नहीं मिलता। गलत ग्राफिक कार्ड ले लिया या पीएसयू चीप ले लिया या बिना जानकारी के सेकंड हैंड जीपीयू किसी अननोन वेबसाइट से ले लिया तो नुकसान 1000-2000 का नहीं होता, नुकसान होता है 5000, 10,000 और कभी कभी 20,000 रुपए से भी ज्यादा। इसलिए मैंने बनाया है द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी कोर्स। ये 6 घंटे लंबा वीडियो कोर्स है जिसमें ग्राफिक कार्ड बाइंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज कवर की गई है। न्यू जीपीयू हो, सेकंड हैंड यूज जीपीयू हो, वारंटी, इनवॉइस हो, स्कैम्स हो, कंपनीज की चालाकियां हो, सब। मैं उन नीश प्रॉब्लम्स पे भी गया हूं जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैंने फेस किए हैं और सॉल्व किए हैं, और वही मैं आपको इन कोर्स में बताऊंगा। ये कोर्स कम है, इंश्योरेंस ज्यादा है। जो छोटा सा अमाउंट आप कोर्स बाइंग में लगा रहे हैं वो आपको जीपीयू बाइंग के टाइम पे वापस पैसे निकलवा के देगा। बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन आपके 1000 रुपए से लेके 50,000 एक्स्ट्रा उड़वा देता है। ऑफिशियल प्राइस इस कोर्स की 999 है, बट फर्स्ट 200 अर्ली सपोर्टर्स के लिए हाफ प्राइस पे जस्ट 499। उसके बाद मैं इसे कभी 499 का नहीं बेचूंगा। और एक और चीज, मैंने इस कोर्स के पहले 2 सेक्शंस फ्री कर दिए हैं। 1 घंटे का कंटेंट है, 2 सेक्शंस एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आप पैसा देने से पहले ही कोर्स का लेवल और डेप्थ देख सकते हो। कोई साइन इन नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सीधे क्लिक करते ही कोर्स देख सकते हैं आप। और अब मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं, इस कोर्स के बाद आप ग्राफिक कार्ड को 95% लोगों से बेहतर समझेंगे जो जीपीयू खरीदने जा रहे हैं मार्केट में। इस कोर्स के बाद आपको यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर्स से भी ज्यादा नॉलेज होगी। ये बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब रिव्यूअर्स और शॉपकीपर से भी ज्यादा नॉलेज। Hi there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right. अगर आप 2026 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द पीसी बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली 100% रिफंड, नो ड्रामा। एक बात साफ कर दूं, जो नंबर्स मैं बताने जा रहा हूं ये वेनम ने अपनी वीडियो में खुद बताए हैं। गाड़ी थी उसकी महिंद्रा XEV 9e, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑन रोड उसके मुताबिक तकरीबन 33 लाख रुपए की। एक बुरा एक्सीडेंट हुआ और ईवी में सबसे महंगी चीज क्या, बैटरी और मोटर, दोनों बुरी तरह डैमेज। वेनम ने सोचा बिल्कुल लॉजिकल है, टोटल लॉस करवा लेता हूं, नई गाड़ी ले लूंगा और इस हादसे वाली गाड़ी से पीछा भी छूट जाएगा। क्योंकि रूल तो ये है, अगर रिपेयर 75% लाइन पार करे टोटल लॉस डिक्लेयर होती है, और अगर रिटर्न टू इनवॉइस हो आपके पास एड ऑन इंश्योरेंस में तो पूरा ऑन रोड प्राइस पैसा वापस मिलता है। अब देखो 3 नंबर, एक ही गाड़ी के 3 नंबर आपको दिखाता हूं। महिंद्रा ने सर्वे किया, रिपेयर का कोटेशन बोला 56 लाख। क्या? अब आप कहोगे क्या है, क्या 33 लाख की गाड़ी और रिपेयर का खर्चा 56 लाख। गाड़ी की कीमत का 170%। ये 56 लाख का बिल चिल्ला चिल्ला के टोटल लॉस का केस बता रहा है। इससे साफ टोटल लॉस होना चाहिए था, साफ। फिर इंश्योरेंस का सर्वेयर आता है, काउंटर कोटेशन 11 लाख और बोला रिपेयर कर दो। एक ही गाड़ी, एक बंदा बोले 56 लाख, दूसरा बोले 11 लाख।
5 गुना का फर्क है दोनों में, 11 लाख से 56 लाख तक 5 गुना का फर्क। क्या तमाशा चल रहा है भाई? कोई तो इन दोनों में से बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 डॉक्टर हैं एक ही हॉस्पिटल में। एक कहता है कि 10 लाख रुपए लगेंगे सही होने में, एक कहता है कि तुम 2 लाख में सही हो जाओगे, टेंशन ना लो। कोई तो बेवकूफ़ है इन दोनों में से, कोई तो नौसिखिया है। जो काम 2 लाख में हो जाता उसके लिए एक डॉक्टर 10 लाख ले रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ और नौसिखिया है वो। वहीं दूसरी तरफ 10 लाख के खर्चा होना था, दूसरे गधे डॉक्टर को पता ही कुछ नहीं था, वो 2 लाख में सही करने के चक्कर में आपको मार डालेगा। अब आप समझो क्यों 11 लाख रुपए मांगे सर्वेयर ने, क्योंकि 11 लाख मतलब गाड़ी की वैल्यू का छोटा सा हिस्सा। 75% की लाइन के बहुत नीचे सर्वेयर का वो 11 लाख ईमानदारी वाला नंबर नहीं था, वो कंपनी को खुश करने वाला स्ट्रेटेजिक कम नंबर था टोटल लॉस से बचने के लिए। क्योंकि टोटल लॉस डिक्लेयर होती तो कंपनी को बड़ा पे आउट देना पड़ता, आरटीआई देना पड़ता, रिटर्न टू इनवॉइस। उस बड़े पे आउट से बचने के लिए गाड़ी को ज़बरदस्ती रिपेयर करवाओ। याद है 2 डिजिट वाली बात अभी मैंने आपको बताई थी, सर्वेयर द्वारा कस्टमर को कम पैसा देने पे बोनस मिलता है। ये वही चीज़ हो गई यहाँ पे। और सबसे गंदा, वैनम ने खुद महिंद्रा से पूछा, भाई ठीक से रिपेयर हो पाएगी ये गाड़ी? आपके सामने है। महिंद्रा वालों ने मुंह पे मना कर दिया उसे, मत करवाइए, हालात बहुत खराब हैं। उनके अपने लोगों ने मना कर दिया। आप खुद सोचो। अरे वो अंदाजा आ जाता है यार, हजारों गाड़ियां देख चुके होते हैं, वो देख के बता सकते हैं कि इसे सही करवाना भी चाहिए कि नहीं, या कितने पैसे लगेंगे। याद रहे, गाड़ी इस पेपर की तरह होती है, एक बार पेपर क्रश हुआ तो दोबारा फ्लैट करना इम्पॉसिबल है। चाहे कितना भी सीधा कर लो, सिलवटें रह जाती हैं। इट विल नेवर बी परफेक्ट लाइक बिफोर। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इस तरह से अगर एक गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट होता है, उसके बाद कितना भी रिपेयर करो, इट विल नेवर बी परफेक्ट लाइक बिफोर। एक गाड़ी जिसका चेसिस, जिसका कोर एक बार मुड़ गया, नई जैसी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हर गराज और हर कंपनी आपको बोलती है। एक्सीडेंटल कार आफ्टर रिपेयर इज नथिंग लाइक द न्यू कार, इट विल हैव मैनी प्रॉब्लम्स। और खासकर इस खिलौने जैसी गाड़ी में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि इसमें बहुत फालतू की चीज़ें लगी हैं जो महिंद्रा वालों के भी बस की नहीं है सही करना। इसलिए आप देखते हो कि लोग सेकंड हैंड एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं खरीदते, चाहे कीमत उसकी कितनी भी कम हो। एक बात बताओ, हम लोग पीसी बनाते हैं, मुझे अक्सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हार्डवेयर डायग्नोस करना मुश्किल है, लेकिन सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अच्छों के घोड़े खुल जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में। और आज की गाड़ियां भी असल में कंप्यूटर्स ही हैं, सेंसर्स लगे हैं, सॉफ्टवेयर है, मॉड्यूल्स हैं, फर्मवेयर हैं, सब कुछ कंप्यूटर जैसा ही है। फ़र्क बस इतना है कि मैं पीसी की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन गराज वाला आदमी उतना पढ़ा लिखा या टेक्निकली ट्रेंड नहीं होता। आप उससे सॉफ्टवेयर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की उम्मीद कर रहे हो, वो नहीं है उस लायक। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आंखों देखी चीज़ें है यार। मेरी मारुति के गराज में गया, बेसिक इंफोटेनमेंट होता मारुति का, यूएसबी से कनेक्ट नहीं हो रहा था, एंड्रॉयड ऑटो नहीं चल रहा था जी। वही मारुति का सिस्टम जिसे आप सबने देख रखा होगा, सालों से यही चल रहा है, इसे सब पहचानते हैं। एंड्रॉयड ऑटो चल ही नहीं रहा था। मैंने गाड़ी नेक्सा वाले गराज ले गया, मारुति नेक्सा वाले में, मेरे सामने उन्होंने हर तरह की चीज़ ट्राई कर ली। कोई मैप्स अपडेट कर रहा था, कोई सेटिंग्स देख रहा था, जो कुछ कर रहे थे उसका प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। इतना तो मुझे भी दिखाई दे रहा ना यार, वो यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रही है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तू मैप अपडेट क्यों कर रहा है भाई? वो 1.5 GB की अपडेट ले रहा है। मैं चुप रहा, मैंने सोचा जो ये कर रहे हैं करने दो इन्हें, बाद में ये ना कहें कि काम नहीं करने दिया इसलिए हम नहीं सही कर पाए। लेकिन आखिर में उनसे ठीक हुई नहीं, सारा कर लिया उन्होंने और बहुत फालतू चीज़ें करके दिखाई।
वो मुझे दिख रहा था उनका लेवल क्या है। फिर उनका सोल्यूशन क्या था, शहर के एक ऑडियो सिस्टम वाले जिसकी एक्सेसरीज की दुकान थी उसको दिखाते हैं, मतलब जिसके पास ये काम रोज आते हैं, असली एक्सपर्टीज उसके पास है, वो ऑडियो सिस्टम लगाता था ना, वो दुकानदार है, वो कर सकता है इस तरह की चीज़ें। इनके बस की नहीं थी, तो मैं घर आ गया, गराज वाला नहीं सही कर पाया, और बेसिक डायग्नोस्टिक्स किए मैंने, अलग यूएसबी टेबल्स ट्राई करी, दूसरा फ़ोन लगाया, पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करी, और आखिर में जो सोल्यूशन निकला वो इतना सिंपल था कि हंसी आती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैंने रीसेट कर दिया, बस प्रॉब्लम ख़त्म। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आप भी जानते हो रीस्टार्ट और रीसेट करने से ही सही हो जाती हैं। पूरा नेक्सन नेटवर्क जहाँ अटक गया सारे मैकेनिक, वहाँ सोल्यूशन एक सिंपल सा रीसेट निकला। तो जब मैं अपनी आंखों से ये देखा है कि एक बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम की सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो पा रही इनसे, वो बेसिक है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है, वीडियो तक नहीं चलता, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि हर गराज में ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो एक्सीडेंट के बाद एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर ड्रिवन ईवी को परफेक्टली डायग्नोस और रिपेयर कर देंगे। भाई ये देश गांव देहात वालों के हिसाब का है, और यहाँ लोग मैनहट्टन न्यूयॉर्क वाले मज़े लेना चाह रहे हैं। यहाँ सालों से मैकेनिक थे, वो गाड़ियाँ सही कर सकते थे, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का उन्हें कुछ नहीं पता। बोलेरो जैसी नो बुलशिट गाड़ी खरीदो, XEV9 जैसे खिलौने नहीं। बोलेरो ली होती कैसी भी टूटी होती, अब तक ठीक हो गई होती, साली टूटी नहीं होती, मैं तो कह रहा हूँ। वो XEV9E का नाम तो वहाँ के मैकेनिक ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे, उन्हें कई साल लग गए हैं, और कह रहे भैया आसान शब्द दिया करो, बोलेरो। XEV9E अल्फ़ाबेट और नंबर कैसे याद करूँ मैं ये? अरे ऐसा नहीं है कि XEV9E भी बेकार गाड़ी है, वो भी अच्छी चल रही है, कई लोग इसको लेके खुश हैं। बात बस ये है कि जब ऐसा कुछ बहुत बुरा हो जाता है, जब आप बदकिस्मत हो जाते हो, कुछ हादसे हो जाते हैं, तब गराज वालों के फरिश्तों के बस की भी नहीं होती कि ऐसी गाड़ी को पूरी 100% सही कर पाएं। इंडिया में ईवी कार बैटरी रिपेयर करने का भी सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वेनम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे महिंद्रा को गाड़ी रिपेयर करनी थी, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा वेनम के लिए, और आपको हर स्टेज पे सुपर पॉजिटिव बातें बताई जाएंगी, जिससे बात कर लो आप, हो जाएगा 100% हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी हो जाएगी, कसम से आप मेरी किस्तियाँ लोगे, ऐसा काम करके दूंगा। चाहे आप किसी को फ़ोन कर लो, किसी को ईमेल कर दो, किसी भी लेवल के आदमी से बात कर लो, शुरुआत में जोनल हेड, इंडिया हेड, मैनेजर गराज का, छोटा आदमी जो सर्वेयर है, इन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि पॉजिटिव बातें बताते रहो, बीच में रांडा नहीं होना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी भी हो रही है, मेरे दिमाग से निकल रही है, मार्केटिंग में ये स्ट्रेटजी बताई जाती है कि एंड में पैसा जो है बढ़ा दो, ये साला पहले ही इतना खेलता हुआ आया है, ये पैसा देगा, जो बढ़ा हुआ पैसा भी है। आगे बढ़ते हैं। अगर कॉल पर आदमी डाउटफुल हो गया तो आपको शक हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर आप अपना दिमाग लगाओगे और कॉल करोगे, सवाल पूछोगे, उनका दिमाग चाटोगे, या फिर घर से निकल लोगे कि अब मैं इसकी गर्दन पकड़ लूँगा, अब मैं फेस टू फेस बात करने जा रहा हूँ। अभी तक आप फ़ोन पर बात कर रहे थे, ईमेल लिख रहे थे, इसलिए nobody will tell you the truth until the very end. They will all say what you want to hear. मतलब चुपचाप बैठे रहो, काम पूरा ख़त्म हो जाने दो, फिर एंड में हम तुमसे लड़ेंगे और तुमको हरा देंगे, क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का है। इसलिए नेवर एवर ट्रस्ट व्हाट दे आर सेइंग। वो शुरू से ही कहना शुरू करते हैं सब लोग, सब ठीक है, सब कुछ हाथ में है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अलर्ट रहना। आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक बहुत ही कर्री बात वेनम ने जो बताई वो सुनो आप। अब आप ये सोचोगे कि एक यूट्यूबर, वीडियो में बताइए ये बात, एक यूट्यूबर किसी ब्रांड से, यहाँ महिंद्रा से ये कहता है मैं वीडियो बनाऊंगा महिंद्रा के ऊपर और उसमें मैं बोल दूंगा महिंद्रा दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, इनकी गाड़ियाँ बहुत शानदार हैं, बाकी गाड़ियों के मुकाबले में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्लॉलेस रहा है, सर्विस इनकी नंबर 1 है, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि दूसरी कंपनियाँ छोड़कर इनकी गाड़ियाँ खरीदें। जो फरारी भी खरीदते हैं वो XEV9E और बोलेरो खरीद लें, मैं तो कह रहा हूँ फरारी वाला। एक यूट्यूबर किसी ब्रांड को इससे बड़ा रिवॉर्ड शायद नहीं दे सकता।
एक यूट्यूबर एक ब्रांड की इतनी तारीफ, इतनी ब्रांड वैल्यू बना रहा है, वो नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ एक यूट्यूबर ये भी कह सकता है मेरा महिंद्रा के साथ एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, खून के आंसू रोए हैं मैं इस पूरे खौफनाक एक्सपीरियंस पर 3-3, 4-4 वीडियो बनाऊंगा, ब्रांड से कह रहा है यूट्यूबर, और लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, ताकि उनके साथ ये ना हो, और उनकी गाड़ियां खरीदने से डिस्करेज करूंगा। जो मेरे साथ बुरा हुआ है ना, तो फिर मैं बहुत फिर सच्चाई बताऊंगा लोगों को। एक ब्रांड के लिए इससे बड़ी पनिशमेंट नहीं हो सकती। यूट्यूबर ब्रांड का बहुत फायदा या बहुत नुकसान कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक पॉपुलर यूट्यूबर के साथ ये सब हो रहा है, जो पब्लिकली अपनी बात रख सकता है, नंगा भी कर सकता है, हीरो भी बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है, ब्रांड को झुका सकता है, सिस्टम की सच्चाई सबको बता सकता है, जब उसके साथ ये हो गया तो एक आम कस्टमर के साथ क्या होता होगा? यही चीज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। फिर आगे क्या हुआ, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही जोश में आ गया मैं। वेनम से हाँ बुलवा ली, जो उससे नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर थोड़ा भी आइडिया होता, पता नहीं वेनम ने क्या सोची, हाँ बोल दी। गाड़ी रिपेयर हुई, 29 जनवरी 2026 को मिली। एक्चुअल खर्चा कितना निकला? 11 लाख बोला था उसने, 11 लाख नहीं निकला, 18 लाख निकला। एस्टीमेट 11 का था, बिल आया 18 लाख का। क्यों? क्योंकि ना सर्वेयर को ईवी का तजुर्बा था या जानबूझ के किया, ना वर्कशॉप को तजुर्बा था या फिर जानबूझ के किया। तो अब 3 नंबर गिनो, 56 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 18 लाख रुपए एक ही गाड़ी के। और इन तीनों में से एक भी नंबर वेनम के कंट्रोल में नहीं था, वो बस बीच में खड़ा था अपनी गाड़ी का तमाशा बनते हुए देखते हुए। एक सेकंड, यहां कुछ अजीब देखा आपने नंबर जब मैंने आपको दिखाए? अब सुनो आप, अजीब क्या दिख रहा है मुझे। अगर रिपेयर का खर्चा आईडीवी के 75% से ज्यादा हो जाए, गाड़ी रिपेयरेबल नहीं रहती, टोटल लॉस बन जाती है। अभी बताया मैंने आपको। और आपको टूटी फूटी रिपेयर्ड गाड़ी नहीं, आईडीवी मिलती है, पैसे मिल जाते हैं, नहीं ले लो जाके। वेनम की आईडीवी थी 29 लाख, जैसा उसने बताया। 75% लाइन कितने हुए? 21,75,000। 3 नंबर उस लाइन पे रखो, महिंद्रा के 56 लाख, लाइन से दुगना ऊपर, लाइन से दुगना ऊपर, 1,75,000 बता रहा हूं मैं आपको। सर्वेयर के 11 लाख, बहुत नीचे रिपेयर हो जाएगा। असली बिल 18 लाख, यानी कि 62%, 13% लाइन के नीचे। मतलब सिर्फ टोटल लॉस मिलने से सिर्फ 3.25 लाख रुपए दूर रह गया था वेनम। इतनी सी दूरी, बदकिस्मत वेनम बेचारा, क्योंकि ये लाइन बाइनरी है। पार किया तो पैसे देंगे, नहीं तो रिपेयर होगी गाड़ी। मतलब टेक्निकली अगर रिपेयर का बिल 100 रुपये भी नीचे रह जाए, 100 रुपये भी नीचे रह जाए 75% आईडीवी से, तो टोटल लॉस डिक्लेयर नहीं होगा। टेक्निकली तो यही बात है। ₹18 लाख कितने भी पास हो, मतलब कितने भी पास हो, मैं कह रहा हूँ 3.25 लाख दूरी थी, लेकिन कितने भी पास हो, पास होना कुछ नहीं देता। मतलब इसके आसपास पहुंच गए। टेक्निकली सर्वेयर सही है, 62% टोटल लॉस नहीं होता, 75% क्रॉस करो। पर सवाल ये है मित्रों, जो बंदा 18 लाख के काम को 11 लाख आंक सकता है, उसके किसी भी नंबर पे भरोसा कैसे कर लूं मैं? जो बंदा 18 लाख के खर्चे को 11 लाख कह सकता है गलती से, क्या वो 21,75,000 के खर्चे को 11 लाख का नहीं कह सकता गलती से, या जानबूझकर भी? और असली खेल यहां है, 11 लाख दिखा के उसने वेनम से हाँ निकलवा ली, क्योंकि रिपेयर का बिल सस्ता जो दिखा, जब तक 18 लाख का असली बिल सामने आया, गाड़ी खुल चुकी थी, काम शुरू हो चुका था, पीछे जाना नामुमकिन। तो वेनम से पैसे नहीं, पैसे के लिए लड़ने का मौका छीन लिया गया। पहले दिन पता होता कि वो लाइन के कितने पास है, वो आईडीवी मिलने की लाइन के कितने पास है, कि 18 लाख का बिल बनेगा और वो मात्र 3.25 लाख रुपए दूर होगा फुल सुख चैन से। ये दुख और ये परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो शायद 11 लाख पे हाँ नहीं कहता।
इनकी नाक में दम कर देता। आदमी तब बहुत खतरनाक तरीके से लड़ता है जब जीत बिल्कुल पास नजर आ रही हो। और महिंद्रा ने खुद 56 लाख कहा था, खुद 56 लाख कहा था शुरुआत में। हो सकता है सर्वेयर द्वारा ईमानदारी से की हुई दोबारा जांच लाइन पार कर जाती। मे बी ये सब एक कोइंसिडेंस था, और मे बी दिस वॉज ऑल प्लान्ड इन फेवर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, सुनो जी। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर टोटल लॉस डिक्लेयर करके आईडीवी आरटीआई देने के बजाय रिपेयर अप्रूव करने को कहता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से रिपेयर कॉस्ट कम पड़ रही होती है, जबकि टोटल लॉस में कंपनी को लाखों रुपए ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। नेचुरली वो वही ऑप्शन चूज करेगा जिसमें कंपनी का पे आउट कम हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, गराज का इसमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? देखिए, अगर गाड़ी टोटल लॉस में चली गई तो वो सेल्वेज यार्ड की तरफ चली जाएगी, गराज के पास रिपेयर के लिए आएगी ही नहीं। और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से बनाएगा गराज? गराज का पैसा रिपेयर से ही तो बनता है। इसलिए गराज और सर्वेयर के इंसेंटिव्स अलाइन होते हैं। गाड़ी रिपेयर हो, आईडीवी ना देनी पड़े, लेकिन इन दोनों के इंसेंटिव्स आपके साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आदमी वही काम करता है जिसमें उसका फायदा हो। हम सब उम्मीद करते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इंसेंटिव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर, वकील, मैकेनिक, यूट्यूबर सब अपने फायदे वाला काम करते हैं। तो जब वेनम ने वीडियो बना के नंगा किया तो अब उसको गराज वाले कह रहे थे हम कोशिश कर रहे थे, सर्वेयर नहीं मान रहा था। मैं इस बात को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। हो सकता है शुरू में उन्होंने जेन्युइनली एडवाइस किया हो कि रिपेयर मत करवाओ क्योंकि केस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाद में जब सर्वेयर रिपेयर पर इंसिस्ट कर रहा था तब गराज के लिए भी रिपेयर ही बेनिफिशियल ऑप्शन था। पैसे वो भी कमा रहे थे। और ये उन लोगों की पुरानी आदत है। ये जो आप सुनते हो ना, वो नहीं कर रहा था, वो मैं तो चाह रहा था, वो नहीं कर रहा। जब इनकी फटती है ना तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालने लगते हैं। कॉलें, ईमेल जो भी आएंगी सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालने लगते हैं। गराज सर्वेयर पे और सर्वेयर गराज पे हैं। शुरू से ही सर्वेयर, जैसे नहीं, मैं अपनी भी कहानी सुनाऊंगा। सर्वेयर कह रहा फ़ोन ही नहीं कर रहा गराज, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा। आखिर में अगर गाड़ी रिपेयर होती है तो गराज को काम मिलता है और रेवेन्यू मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रिपेयर होने से गराज का नुकसान हो रहा था, उल्टा उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इसी में था कि गाड़ी रिपेयर हो जाए, ना कि टोटल लॉस डिक्लेयर हो। एक और बात बताता हूं मैं आपको जो हर ईवी खरीदने वाले को पता होनी चाहिए। ईवी में बैटरी और मोटर गाड़ी की कीमत का 40 से 60% होता है। आधी गाड़ी तो इन दो चीज़ों में है, और इंडिया में इन्हें ढंग से रिपेयर करने वाले ट्रेंड लोग अभी हैं नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हो, ये जो कार बैटरीज रिपेयर करने का होता है। इसका मतलब एक छोटी सी टक्कर, बैटरी पैक की केसिंग पे एक चोट, छोटी सी चोट, और रिपेयर का नंबर सीधा उस 75% लाइन के पार। एक तो बैटरी गई, वही 40-50% थी, और गाड़ी और भी टूटी होगी तो 75% के ऊपर चला गया। ईवी को टोटल लॉस के लिए लगभग बनी हुई है, ये आप समझ चलो। पेट्रोल गाड़ी में बम्पर, डोर पैनल सस्ता, अलग अलग सब बदल जाता है। ईवी में गाड़ी का मेन एक ही महंगा पार्ट है, टूटा मतलब खेल खत्म। और इसको मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी फिगर आउट नहीं कर पाई है कि ईवी में वो काम कैसे करें जो हम आईसी वाली गाड़ियों में करते हुए आए हैं। याद है वो इनसाइडर, उसने बिना मेरे पूछे आज से कुछ साल पहले ही ये कह दिया था, मैंने नहीं पूछा था। इंश्योरेंस कंपनी अभी तक इस बैटरी वाले खेल को ठीक से समझ नहीं पाई है। बात ये है, ईवी की सबसे महंगी चीज़ है बैटरी, और अभी तक तो बैटरी डिप्रिशिएबल होती थी ना, उस पर तो जीरो डेप्ट भी नहीं मिलता था। उसी तरह डिप्रिशिएबल ये भी मानी जाएगी। IRDA के रूल्स के हिसाब से उस पर 50% तक डिप्रिसिएशन कटती है।
टायर के बराबर। अब समझो आम आदमी का माइंडसेट, उन्हें ईवी के आने से पहले आदत थी नई गाड़ी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, जीरो डेप्थ है, मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा। मतलब उन्हें एक आइडिया रहता था कि हमारी जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं इनके साथ इंश्योरेंस का क्या खेल चलता है। अब ईवी का उन्हें आइडिया है नहीं। वैसे अब तो काफ़ी चीज़ें फिगर आउट कर ली गई हैं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, क्योंकि अब ईवीज बिक रही हैं। ऑल्दो मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन बिक तो रही हैं ना, तो उन्हें कुछ तो सिस्टम फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, वेनम ने महिंद्रा का काफ़ी नुकसान किया। बहुत से लोग जो ये गाड़ी लेने जा रहे होंगे उनके दिमाग में डाउट ज़रूर आया होगा, और डाउट आ गया तो आदमी भाग लेता है वहाँ से। जो कॉन्फिडेंट होता है वही आगे बढ़ता है। इतनी महंगी प्रोडक्ट होती है तो कॉन्फिडेंस के साथ ही आदमी बढ़ सकता है आगे। आप एक बात समझो, एक तरफ XEV9e के 50 पॉजिटिव रिव्यू वीडियोस पड़े होंगे और दूसरी तरफ ये एक सुपर नेगेटिव एक्सपीरियंस वाला वीडियो वेनम का। ये एक वीडियो उन 50 पे भारी पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव वीडियो खासकर किसी यूट्यूबर की बहुत पावरफुल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरली जब कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है तो यूट्यूबर उस पर वीडियो नहीं बनाता, टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, सोचता है मैं इसके ऊपर अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं। और अगर ब्रांड से रिलेशनशिप हो तो भी सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करता है यूट्यूबर, कह देगा ये प्रोडक्ट कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, या फिर प्रॉब्लम को हल्का करके बता देगा। ये मैंने आपको बताया ना, सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाली बक के उसको बेकार प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। इसलिए जब कोई यूट्यूबर अपने पैसों का नुकसान होते देख बौखला के इतनी नेगेटिव वीडियो बनाता है और बार बार बनाता है तो लोग उसे नॉर्मल क्रिटिसिज्म की तरह नहीं देखते। लोग समझ जाते हैं कि बंदा सच में परेशान हो रहा है, और इसी वजह से एक नेगेटिव वीडियो कई बार 50 पॉजिटिव रिव्यूज़ के ऊपर भारी पड़ जाती है। सबको पता है आजकल के प्रमोशन होते हैं और कई यूट्यूब चैनल सिर्फ फीचर बताने के लिए वो आएंगे कि ये इसमें 40 चीज़ें हैं, इसमें ये गाड़ी में ये आता, लेकिन जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्कस नहीं करते, उससे उनका चैनल नहीं चलता। और इस पूरे वीडियो में एक बात हम लगभग भूल ही गए, इस सारे फसाद की जड़ कौन थी? इतना ड्रामा हुआ किसकी वजह से? गालियां बड़ी महिंद्रा को पड़ रही हो अब, लेकिन सारे फसाद की जड़ तो इंश्योरेंस कंपनी है। उसने शायद कुछ लाख रुपए बचा लिए होंगे, लेकिन बदले में महिंद्रा का जो नाम खराब हुआ है भाई, वेनम का दिमाग खराब हुआ है वो भी भाई गिनो, और लाखों लोगों ने जो ये पूरा तमाशा देख लिया। आप समझ रहे हो कितनी अजीब बात है? ये पूरा खेल शुरू में ही खत्म हो सकता था ना। मैं वीडियो बना रहा होता, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने चुपचाप टोटल लॉस एक्सेप्ट करके पैसे दे दिए होते तो ना महिंद्रा की इतनी बदनामी होती, इतनी किरकिरी होती, ना वेनम इतने महीने परेशान होता, ना 3-3 4-4 वीडियो बनती, वो भी अपना काम करता। कभी कभी कुछ लाख रुपए बचाने की कोशिश में कंपनियां करोड़ों रुपए की रेपुटेशन उड़ा देती हैं। तो अब बड़े केसेस छोड़ो, अब मेरी अपनी कहानी सुनो। और ये कोई लाखों का क्लेम नहीं है, ये इतना छोटा है कि आप हैरान हो जाओगे कि इतनी छोटे से पैसे के लिए भी ये लोग क्या क्या करते हैं। अब बड़े के लिए छोटे के लिए करता है तो करता है इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर और गराज। पहले बैकग्राउंड सुनो। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 2 अगस्त, क्लेम रजिस्टर्ड हुआ 12 अगस्त, पहला SMS आया क्लेम रजिस्टर्ड, ये लिखा हुआ है मेरे पास। गाड़ी वापस मिली 18 अगस्त, और क्लेम कितने का? 30,392 रुपए का। बस इतना छोटा कि कोई नॉर्मल बंदा ध्यान भी ना दे। गराज वाले ने कहा सर आप कुछ मत करो, 20 दिन में पैसा आ जाएगा। 20 दिन, याद रखना ये लाइन, बताता हूं अभी कब आया फिर पैसा। ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक बात बिल्कुल साफ साफ कर दूं, मैं ये जानबूझ के एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर रहा था, क्योंकि पिछली बार मेरा पहला बड़ा एक्सीडेंट, वो वाला केस इतना बुरा था, इतना हेल्पलेस फील हुआ कि इस बार मैंने सोचा
कि चलो इस बार पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है, देखते हैं कि ये जो कहते हैं कि हम आपके क्लेम में दिलवाने में मदद करेंगे, ये वाला दावा सच है या नहीं। मुझे पॉलिसी बाजार को भी चेक करना था, ये लोग एनफोर्सर बनते हैं या नहीं। और मैंने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, हर कॉल, हर तरीका, हर झूठ। इसलिए आज मैं आपको मिनट टू मिनट बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि बुरा फील हो रहा, बस लिखित है मेरे पास। गराज वाले ने कहा था ना, सर आप कुछ मत करो, 20 दिन में पैसा आ जाएगा। सारे पेपर मैंने आपसे ले लिए। 20 दिन निकले, महीना निकल गया और एक सन्नाटा। एक कॉल नहीं, एक एसएमएस नहीं, एक व्हाट्सएप नहीं, किसी ने नहीं पूछा सर आपका काम हो गया, क्लेम मिल गया कि नहीं मिल गया। अब समझो ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं है। सोच के देखो, पैसा किसके पास है? उनके पास। देना किसे है? उन्हें। तो अगर वो आपको कॉल करके याद दिलाने लगे, काम जल्दी करने लगे, तो आपका पैसा उसके पास से निकल जाएगा। इसलिए वो लोग एकदम चुप रहते हैं। तो 9 सितंबर को मैंने कहा बस अब मैं खेलूंगा। अब तुम सब शांत हो, मैं खेलूंगा। अब मैं हर नंबर, हर ईमेल, हर नाम कलेक्ट कर लूंगा। पहले पता लगा ओरिएंटल इंश्योरेंस की वेबसाइट के बारे में। तब मेरे पास ओरिएंटल इंश्योरेंस था जो मैंने पॉलिसी बाजार के थ्रू लिया था। पहले पता लगा ओरिएंटल इंश्योरेंस की वेबसाइट, वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। वेबसाइट ऐसे बनाती है इतनी घटिया, 2026 में भी इतनी घटिया कि वो किसी के काम ना आए। फिर मैंने कहा ऐप देखूं मैं इनका, उस पर 1.5 स्टार प्ले स्टोर रेटिंग है। दुनिया की सबसे घटिया ऐप्स में से है वो ऐप। और ये सब जानबूझ के है, ये सब खराबियां। ना वेबसाइट चलेगी, ना ऐप चलेगी, ना कस्टमर केयर रिप्लाई करेगा, ताकि पैसा लेने का प्रोसेस कभी स्मूथ ना हो। इतना मुश्किल हो जाए, खुद ही भाग जाए बंदा। आगे की कहानी सुनो मेरी आप। मैंने कहा मैं खेलना शुरू कर रहा हूँ ना। 10 सितंबर पॉलिसी बाजार की कॉल्स मेरे पे आना शुरू हुई। 9 सितंबर को मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया था। ईमेल आया, कंपनी सर्वेयर का वेट कर रही है फाइनल सर्वे रिपोर्ट का। 12 सितंबर पॉलिसी बाजार का ट्रैकर दिखाता है फाइनल सर्वे रिपोर्ट्स डन। वो बिल्कुल झूठ था, वो जमा हुई ही नहीं थी। ट्रैकर डन कह रहा था, सर्वेयर ने सर्वे रिपोर्ट को हाथ भी नहीं लगाया था। 15 सितंबर को, और यहाँ एक बड़ा रियलाइजेशन होता है मुझे, पॉलिसी बाजार मुझसे बार बार सर्वेयर का नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा रुकना ज़रा, जिसे मैं समझ रहा था मेरे साथ खड़ी टीम, मेरा मजबूत खिलाड़ी, वो इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर का फ़ोन नंबर तक नहीं निकाल सकती। मतलब पॉलिसी बाजार के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का। उनका ट्रैकर भी बस वो बात दिखाता है, वो मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन दिखाता है जो मैं बता रहा था। 20 सितंबर सर्वेयर बॉम्ब फोड़ता है। मुझे तो गराज से कोई कॉल आई ही नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, और मुझे हार्ड कॉपीज चाहिए। 11 दिन की लड़ाई सिर्फ ये जानने में लग गई मुझे कि रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई ही नहीं है, काम शुरू हुआ ही नहीं है। 24 सितंबर सर्वेयर कहता है बिल और कैंसल्ड चेक गाजियाबाद कोरियर कर दो। मैंने गराज वाले को फ़ोन किया, वो गराज वाला गधा जिसे मैंने सारे पेपर दिए थे और उसने मेरे से लिए थे सारे पेपर। मैंने बोला उससे, तूने तो सर्वेयर को कॉल तक नहीं की। वो कहता है मैं बात करके बताता हूँ अभी कि कौन बोल रहे हो आप, कौन सा केस चल रहा है। फिर बोला पेपर्स मैंने भेज दिए थे, बस चेक गलती से रह गया था। बस मैं समझ गया ये बंदा मक्कारी कर रहा है। या तो ये सारे पेपर्स इसने भेजे ही नहीं कोई पेपर, या इसने पेपर फेंक दिए, या क्या किया। या तो ये इनकॉम्पिटेंट है या ये जानबूझ के कर रहा है। मेरा काम रुकवा दिया इसने, मेरा ट्रस्ट इस पे से खत्म। मैंने कहा अब मैं खुद कोरियर करूंगा। 25 सितंबर को, और मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। मैंने पता नहीं क्या समझ लिया, और मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ अपनी गलती से मैंने फोटो कॉपी भेज दी बजाय ओरिजिनल पेपर के। ओरिजिनल चाहिए थे उन्हें। सर्वेयर ने बताने की जहमत तक नहीं उठाई। ये तो पॉलिसी बाजार ने कॉल करके पता किया ओरिजिनल बिल चाहिए सर्वेयर को। ये साले तो फोन करते ही नहीं है, करेंगे ही नहीं। आपका पैसा, आप पीछे पीछे भागो इनके पीछे कुत्तों की तरह। 29 सितंबर को भेजे मैंने ओरिजिनल पेपर्स। हॉलीडेज आ गए, पहुंचे 3 अक्टूबर को। देखो दिन कैसे निकलते जा रहे हैं छोटे छोटे कामों में। मैं यही करता रहूंगा क्या? 9 अक्टूबर को सर्वेयर फ़ोन उठाता है। बहुत कॉल करता था मैं उसे, नहीं उठाता था। कभी एक आध 7 दिन में एक बार उठाई।
सुबह फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिए, 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगी, सब ओके है, नो प्रॉब्लम, सर्वेयर का कहना। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसकी बात। वही वाली बात है ना, हम भी पॉजिटिव बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए सुन ली हमने। और आप भी याद रखना कि ओके ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, 10 अक्टूबर आ गई, पॉलिसी बाजार के ट्रैकर पे ग्रीन टिक, पर डेट 10 अक्टूबर, जबकि सर्वेयर ने बोला था 9 अक्टूबर। फिर 14 अक्टूबर आ गई, वही डेट फिर बदल के 14 अक्टूबर हो गई कि आज रिपोर्ट सर्वे आज सबमिट हुई है। हर कोई अपनी बात से 2-2 दिन पलट रहा है। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे यार। 14 अक्टूबर को सर्वेयर इतना बड़ा नीच आदमी कि आप 4 दिनों तक 20 कॉल कर लो, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं उठाएगा वो। पॉलिसी बाजार की एजेंट का एक ही सेंटेंस हर कॉल पे, सर सर्वेयर से बात हुई आपकी, मुझे फ़ोन करके पूछती थी। मैंने कहा नहीं उठाता वो, कितनी बार बताऊं। वो भी कहती है सर मेरा भी नहीं उठाते। मैंने कहा तो प्रॉब्लम एस्केलेट करो ना, अपने सीनियर से बात करो, कुछ शिकायत करो, इसकी रिटर्न कंप्लेंट करो। तुम मुझसे बार बार फ़ोन करके यही कहती हो कि ये नहीं उठाते, आपकी बात हुई, मेरा भी नहीं उठाते। मेरे को रोज़ हम यही बात करते हैं। मैंने ये बात कह दी तो वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर कहती है मैं क्या कर सकती हूँ सर, और फ़ोन काट दिया मेरा। 15 अक्टूबर को फाइनली बड़ा ईमेल आता है, फाइनल सर्वे रिपोर्ट सबमिट हो गई है इंश्योरर तक, स्टेटस बदल के अप्रूवल हो गया। पॉलिसी बाजार के ट्रैकर की बता रहा हूँ। और ये ट्रैकर वाली बात मैं आपको बताऊँ, ये पॉलिसी बाजार पे ट्रैकर शेकर है तो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, वरना इन साले ओरिएंटल यूनाइटेड इनका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, बात वो करेगा नहीं। पर उसी दिन यानी कि 15 अक्टूबर को सर्वे मुझसे कहता है और पेपर चाहिए। वही बंदा जिसने 9 अक्टूबर को बोला था सब ओके है मेरे लाख पूछने पे, और ये तब बताता है वो बात जब मैं इसके पीछे पीछे भागता हूँ कॉल करके, तब कहता पेपर चाहिए, खुद से एक बार नहीं कहेगा। 27 अक्टूबर आ गई, 12 दिन और बीत गए। पॉलिसी बाजार की एजेंट अब कह रही है मुझे पता नहीं रिपोर्ट सबमिट हुई है क्या नहीं है, भैया मुझे नहीं पता इन लोगों का क्या काम चल रहा है। बस शर्मिंदा हो कि जब मैं इतनी गले आ रहा हूँ, इतना वो लगी पड़ी, वो भी झिल गई, चुपके से गाजिया ब्रांच के डेप्यूटी मैनेजर का नंबर देती और कहती किसी को मत दे बांटना। मैंने कहा 1-2 बातें, या तो तू पहले दे देती है, या फिर दूसरा अभी भी तू दे रही है तो अनएथिकल काम तो कर ही रही है। 4 नवंबर को रात के 8:30 बजे, मैं तो भूल गया था जो कर करा के, फिर 4 नवंबर आ गई, मैं शहर के बाहर से लौट रहा था, फ़ोन पे SMS आया आपके अकाउंट में 23,000 रुपये आए हैं। मैंने सोचा किसी क्लाइंट के होंगे, चेक किया ओरिएंटल इंश्योरेंस। फिर दूसरा SMS आया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपका क्लेम अप्रूव्ड हो गया है। और सुन लो आप, बार बार आपको बता रहा हूं मैं, ये पहले भी मैंने IRDA वाले मैंने स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था कि ये मक्कारी होती है। पूरे 3 महीने में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बस यही 2 SMS आए, एक 12 अगस्त को रजिस्टर्ड हो गया है क्लेम, एक 4 नवंबर को अप्रूव्ड हो गया है क्लेम। बीच में कुछ नहीं, ना ईमेल, ना कॉल, ना अपडेट, 2 SMS, 3 महीने, कोई ब्रेकडाउन नहीं कि पैसे क्यों काटे, कितने दिए। और पैसे कितने दिए, मैंने मांगा था 30,392, मिला 23,141, 7,251 गायब। सबसे बड़ी बात, ना सर्वेयर, ना पॉलिसी बाजार, ना ओरिएंटल इंश्योरेंस कभी बताया मुझे किसी ने कि क्लेम कितने का पास हुआ है। मुझे पता तब चला जब पैसा अकाउंट में आ गया। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस चुपचाप 7,251 काट लिए। ये सब कुछ बाय डिजाइन है। अब सबसे मजे की बात सुनो आप, केस खत्म हो गया। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत लंबा। मैंने तो मैं सही बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबी लंबी थी, वो वेल रिटन है मेरे पास। मैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ सुना रहा हूँ कि पूरी कहानी सुनोगे तो यही वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। मैंने कहा केस खत्म। फिर पॉलिसी बाजार का फीडबैक सर्वे आया और उसमें पहले से लिखी थी सारी प्रॉब्लम्स ऑप्शंस की तरह, वो सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ हुई। किसी ऑफिसर ने क्लेम प्रोसेस समझाया नहीं, सर्वेयर कभी अवेलेबल नहीं था। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ है। ओरिएंटल ने क्लेम अमाउंट कभी बताया ही नहीं, जो कि नहीं बताया था। जो अमाउंट मिला वो उम्मीद से आपको कम लग रहा है। मैंने कहा और क्या, मैंने सारी टिक कर दी प्रॉब्लम। मैंने कहा ये सारी हुई है,
मैंने कहा गजब कर रहे हो, सोचो ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है कि उन्होंने सर्वे में पहले से ही लिख रखी हैं और लोगों के साथ एक नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लेम निकलवाना आसान नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं झेल के आया था, सर्वे में लिखी हुई। और फिर सबसे अजीब चीज़, वही पॉलिसी बाजार वाली एजेंट बार बार पुश करने लगी कि मैं अपना फीडबैक बदल के बैड से गुड कर दूं। बोली प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है सर। मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड घंटा होता है मेरा, तुम सर्वेयर से जवाब नहीं निकलवा पाई। फिर बोली ईमेल लिख दो कि सारी गलती सर्वेयर की थी, वो कम्युनिकेट नहीं करता था ताकि ये पॉलिसी बाजार एजेंट वो अपनी जान बचा ले। इतना घटिया एक्सपीरियंस देने के बाद अभी भी अच्छी रेटिंग चाहिए ना, हद है यार। और तू मेरे से क्यों लिखवा रही है? सारी ईमेल की ट्रैकिंग है तेरे पास, तूने एक बार भी इन 3 महीनों में कंप्लेंट करी है? तुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझसे क्या लिखवा रही है और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बस खुद की रेटिंग गुड करवा लो या फिर बैड है तो उसका जजमेंट पास कर दो कि मेरी वजह से नहीं इनकी वजह से हुआ था। आगे मैं दूसरी साइड यानी इंश्योरेंस कंपनी की भी साइड दिखाता हूं। क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई सही पॉइंट है? मतलब ऐसा तो है नहीं शैतान के पुजारी हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ एक साइड दिखा के छोड़ दूंगा तो वही वाली बात होगी कि हमारे साथ हुआ तो सिर्फ रोते ही रहते हैं और कुछ गलत दूसरी साइड के साथ नहीं होता। तो मैं आपको उनकी भी साइड दिखाता हूं। अब तक आप पूरी तरह आग बबूला हो गए होगे, अगर आपके साथ पहले हुआ है या अभी हो रहा है। और अगर मैं यही वीडियो ख़त्म कर दूं तो मैं भी वही कर रहा हूँगा जो सारे लोग करते हैं कि अभी हमारे साथ हुआ है तो हम सिर्फ रोते हैं। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, दूसरी साइड का भी नैरेटिव मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं रुकता हूँ और पूरी ईमानदारी से दुश्मन का सबसे मजबूत केस बनाता हूँ, क्योंकि सच ये है इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सही हैं और जब तक आप उन्हें नहीं समझोगे आप इस गेम में जीत नहीं सकते। पॉइंट नंबर 1 है, फ्रॉड सच में होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ और बहुत बड़ा होता है। पहली बात जो मुझे भी माननी पड़ेगी, याद है मैंने आपको बताया था कि गराज जो बिल में चीज़ें ऐड कर रहा था वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हर दिन हर तरफ हो रहा है। डाटा देखो, ऑटो इंश्योरेंस फ्रॉड का लगभग 90% सिर्फ क्लेम्स पैडिंग है, यानी बिल्स और नुकसान को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। बाकी 10% स्टेज्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। स्टेज एक्सीडेंट्स आप जानते हो ना कि कुछ रिपेयर करवानी थी तो पूरी साइड रगड़ दी, जैसे कि फ़ोटो खींचेंगे और ये प्रूव हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था और पार्ट बदलना तो कोई एक छोटा सा। तो जब वो सर्वेयर आपकी क्लेम को शक से देखता है, हर बार वो शैतान नहीं है, कभी कभी वो असली चोर पकड़ रहा है। डिप्रिसिएशन, डिडक्टेबल, वो सारी स्क्रूटनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग सच में चीटिंग करते हैं और उस चीटिंग का बिल अंत में ईमानदार कस्टमर की प्रीमियम पे चढ़ता है। इंश्योरेंस लुट पिट के तो नहीं बैठेगी ना कंपनी, वो अगले कस्टमर पे डालेगी, प्रीमियम बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, डिप्रिसिएशन, इसका एक असली फेयर लॉजिक भी है। इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है इंडेमनिटी, मतलब आपको वहीं लाके खड़ा करना जहां आप एक्सीडेंट से पहले थे। आपको अमीर बनाना उनका मकसद नहीं है, समझ रहे हो ना आप? अब सोचो आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी का एक घिसा पिटा प्लास्टिक बम्पर अगर कंपनी आपको ब्रांड न्यू बम्पर देगी, उसका पूरा पैसा दे दे, तो आप तो असल में फायदे में आ गए ना। इसको कहते हैं बेटरमेंट। डेप्रिसिएशन इसीलिए है ताकि आप क्लेम से प्रॉफिट ना कमाओ, और ये गलत लॉजिक नहीं है। तो हाँ, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट फेयर है, याद रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट। इस पे मैं वापस आऊँगा। कॉन्सेप्ट ही अच्छा है क्योंकि शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, लोगों की नीयत बहुत अच्छी होती है, बाद में हो जाके पता नहीं क्या हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 बताता हूँ, तीसरी बात, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी मोटा मुनाफा कमाती है, सच इसका उल्टा है। एक नंबर होता है कंबाइंड रेशो, अगर वो 100% से ऊपर है, मतलब कंपनी जितना प्रीमियम लेती है उससे ज़्यादा
क्लेम्स और खर्चे में दे रही है, यानी घाटा। और ये कोई पुरानी बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में मोटर सेगमेंट का कंबाइंड रेशो एक बड़े इंश्योरर का 134% था तक पहुंच गया था, और पूरी नॉन लाइफ इंडस्ट्री ने उस साल 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडर राइटिंग लॉस बुक किया। और एक और चीज, प्राइवेट कार वाले थर्ड पार्टी प्रीमियम का सिर्फ 28% देते हैं, पर थर्ड पार्टी का टोटल क्लेम्स का लगभग 40% उन्हीं से आता है। तो जब एक इन्फ्लेटेड क्लेम पास होती है तो कंपनी की जेब से नहीं, अगले ईमानदार कस्टमर की प्रीमियम से निकलती है। चौथी चीज सुनो आप, डिडक्टिबल्स के बारे में और एनसीबी रीसेट के बारे में। इनका भी एक सही पहलू है, इनकी हमें जरूरत है। कंपलसरी डिडक्टिबल आपको छोटी छोटी फालतू या जाली क्लेम करने से रोकता है, और एनसीबी जेन्युइनली सेफ ड्राइवर्स को रिवॉर्ड करता है। इन दोनों के बिना आपकी मेरी सबकी प्रीमियम और महंगी हो जाती। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। और यहाँ पे यहीं डिफेंस खत्म होती है इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह की। तो मैंने सब मान लिया, फ्रॉड रियल है, इनके साथ भी गलत होता है। डेप्रिसिएशन का लॉजिक फेयर है, जो ये कई पैसे काट लेते हैं, हमारे पूरे पैसे नहीं देते जो हम मांगते हैं। घाटा भी बेचारी इंश्योरेंस कंपनीज का रियल है। डिडक्टिबल और एनसीबी का पॉइंट भी सही है, नहीं लेना चाहिए आपको बार बार क्लेम। पर अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरी वीडियो का जिस्ट है। इन सब में से एक भी चीज उस बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करती जो मैंने आपको अभी तक वीडियो में बताया है। डेप्रिसिएशन का रूल फेयर है, पर मेरा 7,291 रुपए बिना कोई ब्रेकअप दिए चुपचाप काट लेना, वो फेयर नहीं है। बात तो करो यार। रूल फेयर था, छुपाना धोखा था। इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड सच में होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर ईमानदार कस्टमर को चोर मान के ट्रीट करो। एक जेन्युइन 30,392 रुपीस की क्लेम पे सर्वेयर का 10 दिन तक फोन ना उठाना, वो फ्रॉड रोकना नहीं है, वो उत्पीड़न है मेरा। कंपनी का घाटा सच है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही क्लेम को 3 महीने तक लटकाओ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने साथ हो रहे गराज द्वारा किए फ्रॉड और घाटे को अपने प्रेडिटरी डिफॉल्ट बिहेवियर के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। हम सख्ती इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रॉड होता है हमारे साथ, पर वो सख्ती तुम सिर्फ चोरों पे नहीं, सब पे कर रहे हो। क्योंकि अगर सबको बुरी तरह ट्रीट करोगे तो बहुत सारे ईमानदार लोग भी क्लेम छोड़ देंगे, और वो छोड़ा हुआ पैसा वो कंपनी का प्रॉफिट है। तो सच ये है, सिस्टम का डिफॉल्ट गलत है। रूल्स फेयर हो सकते हैं, पर उन्हें लागू करने का तरीका ऐसे डिजाइन किया गया है कि आम ईमानदार बंदा हार मान ले। फेयर रूल, प्रेडिटरी एग्जीक्यूशन, ये बाय डिजाइन है। मैं तो एक सवाल पूछता हूं, ये इतना गलत करते हैं बेचारे। आपके अगर माँ बाप होंगे जो इतने टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, उनके साथ नहीं गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये बाय डिजाइन अब काम करते हैं। ये तो नहीं चेक करने आ रहा सामने वाला चोर है कि ईमानदार है। तो अब तक मैंने आपको डराया, गराज, सर्वेयर, टोटल लॉस, रन अराउंड, हिडन कॉस्ट, और फिर ईमानदारी से दोनों साइड दिखाई। अब मैं आपको डर से निकालता हूं, क्योंकि अब आप दुश्मन को जानते हो, और जब आप दुश्मन को जानते हो तो आप जीत सकते हो लीगली, टेक्निकली, हर बात। सबसे पहली बात, कैशलेस लो, रीइंबर्समेंट नहीं। रीइंबर्समेंट मतलब पहले आप अपनी जेब से लाखों दो, फिर कंपनी के पीछे भागो। कैशलेस मतलब गराज और कंपनी आपस में सेटल करें। और एक वार्निंग, अगर आपने कैशलेस पॉलिसी ली है और क्लेम के दिन कॉल सेंटर वाला, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाला जिससे आपने कैशलेस पॉलिसी दी है, इतना ज़्यादा महंगा लिया है, पैसों से ज़्यादा दे रहे हो, तब भी वो कॉल सेंटर वाला कहेगा सर इस गराज में हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, आप अभी पे कर दो, हम रीइंबर्स कर देंगे। मत करना। आप कहो जो भी हो, मुझे नेटवर्क गराज में भेज, कहीं भी भेज, मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे तू ही देगा। दूसरा, वो एड ऑन लो जो सच में बचाते हैं। अगर ये एड ऑन नहीं
भी लेते हो कि प्रीमियम महंगा हो जाएगा, आई जी मैं नहीं ले रहा ये सारे एड ऑन्स, तो भी एक बार इसके बारे में आप डीपली सोचो और जान लो। जैसे कि ज़ीरो डिप्रिसिएशन, बम्पर टू बम्पर, नई या महंगी गाड़ी पे नॉन नेगोशिएबल है, ये तो लेना ही लेना है। एनसीबी प्रोटेक्ट, ताकि एक क्लेम आपका पूरा बोनस ना उड़ा दे। रिटर्न टू इनवॉइस, नई गाड़ी अगर ली आपने तो नई गाड़ी पे टोटल लॉस में पूरा ऑन रोड पैसा मिलता है। इंजन प्रोटेक्ट और कंज्यूमेबल्स भी, ये बेस पॉलिसी में कवर नहीं होते, इसलिए इन्हें अलग से लेना पड़ता है। इंजन प्रोटेक्ट, आमने सामने गाड़ी टकराएगी, इंजन प्रोटेक्ट लेना पड़ेगा तब सही होगी। ईवी हो तो बैटरी प्रोटेक्शन अलग से। जीरो डेप भी बैटरी और टायर को कवर नहीं करता, बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह भी देख लेना आप इंश्योरेंस में। हाँ, इससे प्रीमियम लगभग डबल हो सकती है, मैं तो कह रहा हूँ डबल हो सकती है, पर मैं अपना कीमती वक्त और दिमाग की शांति उस एक्स्ट्रा पैसे से खरीदता हूँ। जब एक दो बार आपके साथ हो जाएगी ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सही तरीका क्या है। तीसरा, अपनी इंश्योरेंस एम परिवहन ऐप पे एक्टिव दिख रही है या नहीं, ये चेक कर लो जाके। पॉलिसी में चेसिस नंबर सही अपडेट है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नाम बिल्कुल सेम हो। आरसी पे, बैंक चेक्स पे, इंश्योरेंस पेपर्स पे, आधार पे, पैन पे एक स्पेलिंग का फर्क, और ये लोग क्लेम वहीं रोक देंगे कि नाम सेम नहीं है। इन सब पेपर्स में नाम सही हो जाते हैं, अगर आपके नहीं है तो पहली फुर्सत में जाके करवा लो, क्योंकि जिस दिन क्लेम निकलवाना होगा ना, पैसों में नुकसान भुगतोगे। मौके पे जहां एक्सीडेंट हुआ है हर एंगल से फोटो खींचो, रिपेयर से पहले की तस्वीरें आपका सबसे बड़ा सबूत हैं। तुरंत कंपनी को इंटीमेट करो। सर्वेयर 24 से 72 घंटे में अपॉइंट होना चाहिए। एक हैरान कर देने वाली बात, IRDAI के 2024 के रूल के हिसाब से 50,000 से कम के नुकसान के लिए सर्वेयर की ज़रूरत नहीं होती, और आप AI और ऐप से मिलकर एसेस कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको याद है ना, मैं तो बता रहा था 30,392 रुपीज़ का क्लेम, वो 50,000 से कम ही तो हुआ यार, उसके लिए सर्वेयर चाहिए ही नहीं था। फिर भी मुझे एक सर्वेयर के पीछे 3 महीने घुमाया गया। गराज में भरोसा मत करो, हर डॉक्यूमेंट की अपनी कॉपी रखो, जो मैंने अपने किस्से बताए हैं, और ज़रूरत पड़े तो खुद ही कोरियर करो आप। और 1 हफ्ते में खेल शुरू कर दो, 1 महीने बाद नहीं जैसे मैंने किया बैठा रहा मैं। 1 हफ्ते में खेल शुरू कर दो। मेरी गलती ये थी कि मैंने महीना भर इंतज़ार किया। सर्वेयर ही असली आदमी है, जिस दिन उसका नाम और नंबर मिले उस दिन से रोज़ कॉल करो, उसे छोड़ो मत। वो बहाने बनाएगा कि मेरा रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, मैं इसलिए फ़ोन नहीं उठाता, और तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और बदतमीज़ी से बात करते हो। जब मैं फ़ोन उठा लेता हूँ तो कहते हो कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, मैं सर्वेयर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो उससे कहो आप परेशान हो, फ़ोन नहीं उठा पाते हो, आपकी मजबूरी है ज़िंदगी में, या बिज़ी हो, तो किसी और को केस दे दो, क्योंकि आई नीड माई मनी अर्जेंटली, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। कंपनी खुद से कुछ नहीं करेगी अगर आप कुछ नहीं करोगे। परसिस्टेंट रहो, पर ईमेल्स और कॉल्स में हम्बल और प्रोफेशनल रहो। बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाओ मत इन पे। मकसद इन पे चिल्लाना नहीं है, मकसद है अपना पैसा निकलवाना। हर कॉल्स की डेट नोट करो, कोई रिटर्न प्रूफ रखो, व्हाट्सएप, ईमेल्स, SMS एट्सेट्रा। जो दिखता है वही प्रूव हो सकता है, इसीलिए साले ये कॉल पे रहना चाहते हैं, कुछ प्रूव ही नहीं कर सकते आप, इसलिए ये लोग कोई रिटर्न ट्रेल नहीं छोड़ते। तभी तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ 2 SMS आते हैं पूरे क्लेम प्रोसेस में। कोई रिटर्न ट्रेल छोड़ना चाहते ही नहीं है ये लोग। सर्वेयर से सीधा पूछो कितने का क्लेम सैंक्शन कर रहे हो, पैसों का अमाउंट आने से पहले पता करो कि भाई कुछ तो बता दे, ब्रेक डाउन, कुछ तो बात कर मुझसे। मैं तो कहता हूं शुरू में ही पकड़ लो सर्वेयर को, सर्वेयर से मिलो, फेस टू फेस बात करो, उससे पता होना चाहिए कि उसके बुरे डिसीजन का नुकसान कैसे हो रहा है, चेहरा अपना दिखाओ, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि हमें पता है कि हमें परेशान कौन कर रहा है। फोन पर सब बहुत सेफ फील करते हैं, किसी दूसरे शहर में ऑफिस में बैठे हुए मैं तो कहता हूं फोन पर ही पूछ लो कि वो बैठता कहाँ है, फोन पे सब सेफ फील करते हैं। और ज़रूरत पड़े तो दूसरे शहर जाके मिलो, कई बार तो आपके शहर में मिल जाएगा सर्वेयर। ये कहो कि बस बात करनी है, क्योंकि उन्हें भी क्लियर होना चाहिए कि ये कस्टमर और कंपनी के बीच की बात नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, मैं और तुम बात कर रहे हैं।
इसलिए थोड़ा अच्छे से काम करो। सर्वेयर को 15 दिन में रिपोर्ट देनी होती है। अगर सर्वेयर या इंश्योरर की वजह से डिले होता है तो IRDAI के रूल्स में क्लेमेंट को कंपनसेशन मिल सकती है। इसलिए डिले का रिकॉर्ड रखो और लिखित कंप्लेंट करो। ये बात सर्वेयर के सामने भी रख दो फ़ोन पर कि आप ये बात जानते हो। समझे? खेल मत खेलो मेरे साथ, डिले मत करो चीज़ों में। सर्वेयर रिपोर्ट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को बिना अनावश्यक डिले के क्लेम प्रोसेस करना होता है। बहुत कुछ ही दिनों में करना होता है। हर डिडक्शन का लिखित क्लॉज वाइज एक्सप्लेनेशन देना होता है। मेरा चुपचाप 7,251 काटना बिना ब्रेकअप वो रूल का वायलेशन था। डिडक्शन नोट लिखित में मांगो। आप क्या डिडक्ट किया मेरे को लिखित में दो, और सर्वेयर की रिपोर्ट की कॉपी भी आपका हक है, वो भी आप मांगो। अगर फिर भी ना माने, एस्केलेट करो। एस्केलेट कैसे कर सकते हो आप? इंश्योरर का ग्रीवेंस ऑफिसर GRO होता है, लिखित कंप्लेंट करो, 15 दिन दो उसे काम करने के लिए। दूसरा IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल है, या हेल्पलाइन पे फ़ोन करो 155255। तीसरा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अगर 30 दिन में हल ना हो तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे जा सकते हो। फ्री, वकील की ज़रूरत नहीं होती 50 लाख तक के केस के लिए। फैसला कंपनी पे बाइंडिंग होता है। मेजॉरिटी केस के फैसले कस्टमर्स के हक में ही जाते हैं। वहाँ तो कंप्लेंट करो अगर गलत हो गया। आपको तो बस केस करना है, वहाँ काम हो जाएगा आपका। कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कमीशन में खुद कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वकील की ज़रूरत नहीं होती। 2 साल के अंदर भी फाइल कर सकते हैं। ये नहीं कि कुछ ही महीनों में आपको ये सब फैसले करने थे। अगर बाद में भी लगता है तो बाद में आपके पास 2 साल तक का वक्त है। कभी कभी सबसे समझदार मूव ये भी होता है कि क्लेम ना करो आप। ये भी मैं आपको याद दिला दूँ। याद है ना, NCB आपको मैं बता रहा था, नो क्लेम बोनस। एक छोटी क्लेम आपका पूरा बोनस उड़ा देती है। तो क्लेम करने से पहले मैथमेटिक्स लड़ा लो आप, मतलब करना है तो कर लो ना। अगर रिपेयर का खर्चा आपके NCB के नुकसान से कम है तो क्लेम मत करो। एक 5,000 की छोटी सी स्क्रैच हटवाने के लिए 50% का NCB आप गवा रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। ये तो आप भी समझ रहे होगे। तो हम यहाँ तक आ गए। याद करो, हमने गराज को जाना इस वीडियो में, फिर उस सर्वेयर को जाना, फिर आपका आदमी नहीं था वो, ये भी बात जानी, फिर टोटल लॉस समझा, फिर मेरा अपना 30,392 रुपीज़ का क्लेम के बारे में जाना जिसने मुझे 3 महीने घुमाया, फिर वो छुपे हुए कट्स मैंने आपको बताए, और फिर ईमानदारी से इंश्योरेंस कंपनी की भी दूसरी साइड भी दिखाई कि उनकी भी क्या मजबूरियां होती हैं। मैंने ये सब क्यों किया? सच बताऊं, मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि मैंने ठान लिया था कि अगली बार मैं सिस्टम को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लूँगा। मैं हर डेट लिखूँगा, हर ट्रिक समझूंगा। इसलिए नहीं कि मैं 7,000 रुपये जितनी छोटी कीमत के पीछे पागल हूँ कि मैं अपने 3 महीने बर्बाद कर लूँ 7,000 रुपये के लिए, बल्कि इसलिए कि अगली बार मुझे ये सब ना झेलना पड़े। क्लेम तो और भी लेने हैं ना, गाड़ी के एक्सीडेंट तो होती रहेंगी, रिश्तेदार की होंगी, मेरी होंगी। और एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो इंश्योरेंस से नफरत करवाने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस तो ज़रूरी है भाई, मेन हिस्सा, उसके बिना ये सोसाइटी चल नहीं सकती। मैं चाहता हूँ आप सही इंश्योरेंस लो और जब वक्त आए अपना पूरा हक लो। तो असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन तो वो सिस्टम है जो ऐसा बना है कि जो नहीं जानता वही हारता है। पूरा खेल एक ही बात पे टिका है, आपकी अज्ञानता पे। जो बेवकूफ़ बन जाए सिस्टम चलता रहेगा। और इसीलिए सिर्फ एक चीज़ है जो सिस्टम को हराती है, इसे तोड़ती है, जानकारी। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात सुनो आप, 1 सेकंड के लिए सोचिए ये होता कब है? आपका एक्सीडेंट हुआ, आप हिले हुए हो, डरे हुए हो, परेशान हो, थर्रा गए हो, आपकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे हैं, ट्रॉमा में हो अभी आप, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपका। और ठीक उसी वक्त जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, ये सिस्टम, ये मशीन अपने तरीके लगाने लगती है।
जो आपको थकाने, घुमाने, हार मनवाने के लिए डिजाइन किया गया है, यही सबसे गंदा लगता है। नुकसान नहीं बुरा लगता, मैंने आपको हमेशा कहा है, बल्कि गिरे हुए को और धकेलना, और गिराना, और कुचलना, और वो भी सोच समझ के, सिस्टम वाइज, जानबूझ के। इन्हें डर किस बात से लगता है? इन्हें डर किस बात से लगता है? एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर से, जो 15 दिन का रूल जानता हो, जो डिडक्शन नोट मांगता हो, जो ओम्बड्समैन तक जाना चाहता हो। और इन्हें भी बता दें, मैं चला जाऊंगा। और एक चीज याद रखो, जब आप कंप्लेंट करते हो, IRDAI उस डाटा को देख के बुरी कंपनीज पे पेनल्टी लगाता है। यानी कि आपकी एक कंप्लेंट पूरे सिस्टम को थोड़ा ठीक करती है। तो इस वीडियो के साथ एक ही काम करो, इसे उस दोस्त को भेजो जो नई गाड़ी लेने वाला है, उस बंदे को जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ये जानेंगे उतना ये सिस्टम कमज़ोर होगा। फिर से कहता हूं कि ये इंश्योरेंस कंपनी लोगों को बाद में पैसा तो दे देती हैं, चलो मान लिया, लेकिन जो महीनों तक एक आम आदमी की मेंटल हेल्थ का जनाजा निकल जाता है, उसका क्या? उसका कोई इनवॉइस बनता है? पैसा तो दे दिए, सुबह उठते ही वही टेंशन, हर दूसरे दिन एक सर्वेयर के सामने हाथ जोड़ना, पूरा प्रीमियम टाइम पे भरने के बाद भी एक गुनहगार जैसा महसूस करना अपने ही पैसे मांगने में। इस मेंटल हैरेसमेंट की कोई कीमत लगा सकता है? आप बताओ मुझे। कंपनी के कंप्यूटर में हम सिर्फ एक फाइल नंबर हैं जिसे वो जब चाहें घुमाते रहें। पैसा तो लोगों को आखिरी में मिल ही जाता, मैं बार बार कह रहा हूं, पर जो महीनों का सुकून और रातों की नींद ये हमसे छीन लेते हैं, उसकी कीमत कौन देगा? ये सिस्टम बाय डिजाइन आपको हराने के लिए बना था, पर अब आप जानते हो और जानकारी के बाद ये डिजाइन टूटता है। इनकी खटिया खड़ी कर दो। अपना ख्याल रखना, आप अपने कागज खुद पढ़ना, और किसी को अपने आप को भी ATM मत बनने देना। अगर आप 2026 में PC बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो पहले द ग्राफिक कार्ड मॉड्यूल ऑफ द PC बिल्डिंग मास्टरी लीजिए, फिर ग्राफिक कार्ड लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फ्री में ट्राई कीजिए। और हाँ, 14 डेज तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिली, 100% रिफंड।